जहां एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है, तो वहीं यहां पर वेलफेयर स्टेट के और बेरोजगारी के, महंगाई के इन तमाम मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाकर जल्द से जल्द एक रैली ऐसी करनी होगी जिससे लोगों के बीच में एकजुटता का जो है वो मैसेज जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा बात यह है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि आज उसको लेकर कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि उस पर कोई ना कोई फॉर्मूला तैयार करने की जरूर आज कोशिश होगी और कोई एक ऐसा मैसेज जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी ताकि ये दिखाया जाए कि हम अगर इतने दिन के बाद जो आए हैं एक मेज पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो उसके पीछे का मकसद ये है। और जहां मैं खड़ी हूं यहां पूरा मीडिया का जमावड़ा है। मेरे अगर मैं सीधे हाथ पर आपको बताऊं तो वहीं पर वो हॉल है जहां पर मैं फारूक से कहूंगी कि एक बार अगर वो दिखा पाए कि यहीं पर जो है वो मीटिंग जो है वो चल रही है और मेरे ही सामने तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंदर गए हैं। पहले हम दूसरे गेट पर थे और वहां से चलते हुए हम लोग एक तरह से पूरा सांस फूल गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपके साथ जुड़ने में भी थोड़ी सी देरी हो गई, लोगों तक अपडेट पहुंचाने में भी थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन जो भी अपडेट यहाँ पर आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि आज की ये मीटिंग जो है इंडिया गठबंधन की वो बेहद अहम है और ना सिर्फ अहम इस लिहाज से है कि मीटिंग हो रही है बल्कि इसलिए भी अहम है कि इससे क्या सामने निकल कर आता है, मैसेज क्या निकलता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां सीट शेयरिंग की बात अगर हो जाती है, क्योंकि इसके बाद अगर आप फिर से मीटिंग करते रहेंगे तो आगे काम नहीं चलने वाला है। आज आखिरी मीटिंग होनी चाहिए, इसके बाद आपको ग्राउंड पर जनता के बीच जाना होगा, यह तय। और कई नेताओं से बात हो रही थी, इंडिया अलायंस के नेताओं से जब पर्सनली बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था, उनका भी यही मानना था और उनकी ऐसी तैयारियां भी हैं। आना चाहता हूं एक बार हेमंत अत्री साहब, आपका फिर से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन यहां से कैसे आप देखते हैं इस मीटिंग को, जो चौथी मीटिंग हो रही है और अभी तक एक फॉर्मुलेशन जो है, एक आप गठबंधन तैयार करते हैं और गठबंधन का नाम जैसा आता है उसके बाद से ही परेशानियां खड़ी होती हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, घमंडिया और क्या क्या नहीं कहा गया, इंडिया अलायंस कहा जाता है, सब कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से। और जितने भी मुद्दे लाए गए कांग्रेस या इस गठबंधन की तरफ से, चाहे वो जाति आधारित जनगणना की बात हो, चाहे वो अन्य दूसरे मसले हों जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मसले हों, इन तमाम मसलों के काट खोजने में कहीं ना कहीं बीजेपी या वो सरकार, सत्तारूढ़ दल नाकाम साबित हुई है। लेकिन प्रचार तंत्र इतना मजबूत है बीजेपी का कि वो इन सब पे हावी होते हुए दिखती रहती है, जनता के बीच पहुंचती है। अब जनता के बीच पहुंचने का काम जो है वो गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का है। यहां से आप क्या कुछ देखते हैं इस गठबंधन को? दिल्ली में आखिरी बैठक इसे माना जाए या यहां से आगे भी हम देखें कि हां इसके बाद भी बैठकों का दौर चालू है, जारी है, कैसे देखते हैं? केवल बैठकों का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारी ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से आज लोग दिल्ली में बैठे हैं, वहां इस मीटिंग के दौरान बहुत कुछ आप उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे सीट शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह की चीजें मीटिंग में नहीं होती है। राजीव जी, अगर पिछला तजुर्बा आप देखेंगे, इन मीटिंगों में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रहती है। पहली बात तो ये एक ऑप्टिक्स है ड्यूरिंग लोकसभा सेशन के दौरान में, और जिस तरीके से जो 141 सांसदों को निलंबित किया गया है वो अपने आप में एक बड़ी चीज है और वो यूनिफाइंग पॉइंट भी है। पहले जिस तरीके से जो उसकी तृणमूल की जो सांसद थी उनको महुआ मोइत्रा को किया गया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और आज जो 141 सांसद कुल मिला के निलंबित है विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं वो एक इनको यूनिफाई करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मीटिंग्स तो होती रहेंगी, बाकी का जो सारा खेल है राजीव जी वो पर्दे के पीछे होता है। जो सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम इश्यूज, कोर ग्रुप, सब कमेटीज, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन जो आज के दौर में जो आज मीटिंग है वो महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पे 28 तारीख को पहले ही महाराष्ट्र में रैली की घोषणा कर दी है। अब वो जो रैली है वो इंडिया गठबंधन की हो जाएगी और वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है और जिस तरीके की रैली वो होने जा रही है। अब इसकी बनिस्बत आप दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री जी आज लोकसभा संसद के अंदर जब वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग कर रहे थे, उनके बड़बोलेपन देखिए आप, उन्होंने क्या क्या कहा कि विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता, विपक्ष संसद को डिस्टर्ब कर रहा है, विपक्ष में ही बना रहना चाहता है। मैं आपको एक बात बड़ी दो टूक शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो
एक तरीके से मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं जिसको, उसके पीछे केवल संख्या बल नहीं है, उसके पीछे 4 स्टेट्स के चुनाव परिणाम नहीं है, उसके पीछे कहीं और बड़ा खेल है, जनता का भी बल नहीं है, उसके पीछे जो उनका अति विश्वास के पीछे कारण कुछ और लग रहा है मुझे। जिस तरीके की बातें चल रही है ईवीएम को लेकर के और सारा, और जो खेल समझ में आ रहा है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो बड़बोलापन है, जिस तरीके की रिलक्टेंस है कि हम तो जीत ही रहे, दे हैव टेकन इट नाउ। तो कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी दल है उनके लिए दिल्ली में एक ऑप्टिक्स के अलावा बहुत कुछ है। पहली बात, आज वो ये दिखा सकते हैं कि हम एक बहुत जायज मांग, जिसपे हम गृह मंत्री से बात कर एक सिर्फ बयान चाहते हैं, वो बयान देने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसके बावजूद जवाब देने की बजाय वो चेयर उनको गृह मंत्री को बुलाने की बजाय विपक्ष को निलंबित कर रही है एक जायज मांग के ऊपर, और घर के कानून बना दिए हैं। कल का आप नैरेटिव देखिए, कल जब सारे सांसद निलंबित किए गए, उसको छुपाने के लिए मीडिया का नैरेटिव क्या था कि दाऊद इब्राहिम जाने वाले हैं, दाऊद इब्राहिम का ये कर दिया, उनको जहर दे दिया, सारा दिन ही चलता रहा। आज जब मीडिया गठबंधन की मीटिंग है, उसको सैबोटेज करने के लिए आप देख रहे हैं पूरा गोदी मीडिया क्या चला रहा है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनकी मिमिक्री की गई। अरे कोई इशू है ये? क्या ये इशू है? चेयरमैन ने इसको अर्न नहीं किया क्या? चेयरमैन की जो पूरा का पूरा जो आप पूरा कैरियर देखेंगे, वो कहां से कहां पहुंचे हैं। जब राजस्थान के चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री का महिमामंडन करते फिर रहे थे राजस्थान के अंदर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मर्यादा थी? जो उनका व्यवहार रहा वहां पर अपने क्या नाम है कैलकाटा के अंदर, क्या वो व्यवहार एक राज्यपाल का व्यवहार था? और तमाम तरह की बातें, कभी वो प्रधानमंत्री की वो करते फिरते हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री करते फिरते हैं। क्या राज्यसभा स्पीकर उसका चेयरमैन का यही काम रह गया है? बेसिकली क्या है राजीव भाई, एक बात समझनी पड़ेगी, और ये बात मुझे और आपसे ज्यादा विपक्ष को समझनी पड़ेगी, कि जिस तरीके से सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को रोंदा जा रहा है, दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली 4 पिलर्स बट दैट इंक्लूड्स मीडिया ऑल्सो एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन हेल्प देम एंड दैट कैन बेसिकली प्रूव दिस अपोजिशन यूजलेस। ये एक पूरा गेम है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने जा रही है, उसमें इन विपक्षी दलों के लिए की बात सोचनी पड़ेगी। एक चीज और बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख का नोटिस आ गया है ईडी का, मत भूलिए ये बात। तो कोई भी ऐसा तीर जो तरकश में होगा, वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, गृह मंत्री, कोई नहीं छोड़ेगा। अब इसमें विपक्ष की दलों को छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं, सीटों की 1-2 सीट आपकी ज्यादा या मेरी कम, वो छोड़ करके उनको सबसे पहले तो व्यक्तिगत सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, व्यक्तिगत, कि तुम बाहर भी रहोगे या नहीं। उसके बाद राजनीतिक सर्वाइवल की बात आएगी, और सबसे बड़ी लड़ाई जो कल्मिनेट होगी, वो इस देश की डेमोक्रेसी की बचाने की लड़ाई होगी। क्या ये विपक्षी दल उस मनस्थिति में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व तय कर चुका है कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताइए, 141 सांसदों को निलंबित करके आप इस देश के सबसे 3 महत्वपूर्ण बिल, जो आईपीसी के ऊपर है, जो सीआरपीसी के ऊपर है, ब्रॉडकास्ट के ऊपर है, क्या आप इस देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं क्या? विपक्ष, देखिए संख्या बल आपके पास हो सकता है सरकार के पास, लेकिन क्या उस पर डिस्कशन भी नहीं होने देंगे? केवल बहाने ढूंढ रही है चेयरमैन को सस्पेंड करने के। कारण केवल क्या है कि देश के सामने सच्चाई ना है इन बिल्स की। अब विपक्ष को यह देखना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनको दिखाएगा नहीं। विपक्षी दल किस मजबूती के साथ, किस शिद्दत के साथ, किस फोकस के साथ अपने नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। और हां, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस मीटिंग के अंदर इंडिया गठबंधन को एक संयोजक और जो पूरी एक जो कमेटी है उसकी बनाने के ऊपर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल संयोजक उनका पीएम फेस हो ना हो, लेकिन उससे पूरे का पूरा गठबंधन को एक फॉर्मल शेप मिलेगी। तो इन सारी चीजों पर आज काम होगा, और मुझे लगता है शाम तक कुछ न कुछ रिजल्ट्स आएंगे, और ये रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती रहे, उनकी नींद ऑलरेडी हराम हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो संसद के अंदर हो रहा है वो बिना कारण नहीं है, उनके हाथ पैर फूले हुए, हकीकत ये है। और जो 4 राज्यों पर जिसपे वो इतना एतरा रहे हैं, उनमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर था वो बहुत कम नहीं हुआ राजीव जी। तो खेल अभी खुला हुआ है, अनलेस एंड अनटिल ईवीएम के अंदर कुछ और कलाकारी ना करने जा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। अनलेस और अनटिल ईवीएम की बात यहां जरूर आती है, और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है पिछले दिनों, जब से 3 हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत मिली है। और इसकी चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में और खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मुगालते में थी। अब मुगालता वर्ड यहां यूज कर सकता हूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस वहां हार गई थी। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वहां जीतेगी, लेकिन क्या वहां ईवीएम का खेल हो गया? क्या खेल ईवीएम का दूसरे राज्यों में भी हुआ? और अगर ऐसा हुआ है इन 5 राज्यों में, तो क्या आने वाले समय में यानी 2024 के चुनाव में नहीं होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर इसके लिए विपक्षी दल क्या कुछ कर रहे हैं,
आज इस बैठक से वो भी निकल के आने वाला है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में आप दोस्तों बने रहिए। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप इस विशेष कार्यक्रम में ब्रेकिंग लाइव, डीबी लाइव में ब्रेकिंग में आप जुड़े हुए हैं, और साथ साथ नजर और नजरिया बुशरा खानम का, उस कार्यक्रम में भी आप जुड़े हुए हैं। और सीधा हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट जो अंदर से आ रही है। इसी दिल्ली से अशोका होटल में एक नहीं बल्कि 28 दल एक साथ बैठे हुए हैं, जिनमें से 27 दलों के नेता यहां मौजूद हैं। एक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जिसके नेता हेमंत सोरेन हैं और मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, वो आज यहां मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है। लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तमाम अलग अलग राज्यों के अलग अलग दलों के नेता यहां मौजूद हैं। और वहां सबसे बड़ी बात हो रही है कि आने वाले समय में मोदी सरकार को या बीजेपी को सत्ता से दूर कैसे किया जाए, 2024 पर विजय पताका कैसे लहराया जाए, ये यहां सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इस चिंतन मनन में तमाम नेता और जो अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत अत्री साहब सीधे, और इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और वहां ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं बुशरा खानम जी। एक बार पहले बुशरा जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं, और तमाम साथी आप लोग जुड़े रहिए। बहुत कुछ यहां से निकल के आने वाला है, क्योंकि आज तय हो जाएगा कि 2024 किसके खाते में जाने वाला है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम पल पल की रिपोर्ट बताएंगे, आप तक सबसे पहले पहुंचाने का वादा करता हूं। बुशरा जी, सीधा आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। तमाम नेता, उधर एमके स्टालिन दिखाई दे रहे हैं, तो इधर अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में अभी बता रहे थे हेमंत अत्री साहब कि उनको 21 तारीख को ईडी का नोटिस पहुंच गया है, और ये एक एक को देख लेंगे वाली जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसी की तरफ इशारा है। लेकिन यहां जोशो खरोश, क्योंकि आप जहां बैठी हैं तमाम नेता वहीं से अंदर गए हैं, एक एक नेताओं के ऊपर आपकी नजरें टिकी हुई थी, सबके हाव भाव, सबके बॉडी लैंग्वेज को आपने समझा है, देखा है, कितने जोश में नजर आए या यहां उत्साह में कमी भी नजर आई, क्या कुछ आपने देखा है? जरा उस बॉडी लैंग्वेज की चर्चा जरूरी है, क्योंकि अंदर जाकर बैठ करके जब बातें होती हैं उससे पहले आपका हाव भाव देखा जाता है कि आप किस लिहाज से आ रहे हैं। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि कहीं तमाम दबावों के कारण वो यहां से पलटी मार जाएं, कुछ ऐसा भी दिखाई सुनाई देता है क्या आपको वहां पे, या अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बंधे हुए हैं मजबूत डोर से? जी देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई उसको देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चाहे वो ये कहें अरविंद केजरीवाल की पंजाब की तमाम सीटों वो उनके पाले में जाने वाली हैं, और उसको इस तरह से आप समझें कि शायद जो सारी सीटें हैं उस पर वो अकेले लड़ेंगे, ये अंडर मैसेजिंग जो है वो शायद सिर्फ सरकारी मीडिया ही पढ़ सकता है। अगर ये कहना कि वो तमाम पंजाब की सीटें जीतेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस को कोई सीटें नहीं देंगे। देखिए, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि 28 दल जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इनमें से बहुत सारे दल वो हैं जो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं, और कई दल ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में पार्टी बनाई है। तो उनका एक साथ इकट्ठा होना ही ये बताता है कि ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, मैं लगातार जो अशोका होटल है उसके मैं गेट पर जो है वो खड़ी हुई थी लाइव आने से पहले, और लगातार वहां जब नेता जा रहे थे तो उन तमाम लोगों को मैं देख रही थी, और जिस हॉल में मीटिंग हो रही है उस हॉल के बाहर खड़े हुए भी मैंने तमाम नेताओं को देखा। मुझे लगा कि एक तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि यहां से जो मैसेज बाहर जाएगा, और खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैसेज जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक बदलाव का इशारा करेगा और बदलाव की तरफ जाएगा। तो ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, और हमें ये इंतजार जरूर करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या कुछ कहा जाता है, क्या आज कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या संयोजक का नाम हमारे सामने आता है, या सीट शेयरिंग को लेकर किसी फॉर्मूले की बात होती है, या फिर एक कंबाइंड एक साथ एक रैली की यहां पर बात होती है।
क्योंकि आज की मीटिंग के बाद एक कोई बड़ा मैसेज निकलना और मीडिया तक पहुंचना, जनता के बीच पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत देर पहले ही हो चुकी है और ये मीटिंग बहुत देर से हो रही है। तो ऐसे में आज की मीटिंग के बाद जो खबरें बाहर आएंगी, जो मैसेज बाहर आएगा, वो लोगों तक पहुंचना और उसमें एक बड़ा मैसेज पहुंचना, एक मजबूत मैसेज पहुंचना कि हम एक साथ हैं, साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और ये भी मैसेज कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट, तमाम जो संयुक्त कैंडिडेट है वो खड़ा होगा, ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमें ये समझना होगा राजीव जी कि इन 3 राज्यों की हार के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा से जो एक कॉन्फिडेंस जो बना था, जो राहुल गांधी की इमेज जो पूरी तरीके से बदली थी, और उसके बाद कांग्रेस को लेकर जो कॉन्फिडेंस सामने निकल कर आया था, चाहे वो कर्नाटका की बात करें, हिमाचल की हम बात करें, उस जीत के बाद कहीं ना कहीं जो अब ये 3 राज्यों में हार हुई है, उससे इस इमेज पे बट्टा जरूर लगा है। तो हमें ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आज उस कॉन्फिडेंस, उस परसेप्शन में वापस आना इंडिया गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। कोई भी ऐसा मैसेज जिसका इंतजार सरकारी मीडिया कर रहा हो, वो सामने निकल कर ना आए। आप आज ही की बात देख लीजिए, जब तमाम सांसद बाहर खड़े होकर, बाहर सीढ़ियों पर बैठकर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस वक्त टीएमसी के एक सांसद जो हैं वो धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, तो आप ये देखिए कि उसी को ही खबर बना लिया गया और धनखड़ साहब कुछ ज्यादा ही आहत हो गए और कहने लगे कि जो कुर्सी है वो निष्पक्ष है उनकी। तो इसका ख्याल शायद उनको तब नहीं था जब वो थोक के भाव में सांसदों को जो है वो निलंबित कर रहे थे, या फिर संसद के बाहर नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे और उनके बारे में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तब उनको शायद उस निष्पक्ष कुर्सी का उतना ख्याल नहीं था, लेकिन जैसे ही उनकी मिमिक्री की गई और उसमें राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया, उससे शायद वो ज्यादा आहत हुए, मिमिक्री से ज्यादा, और उसकी बात उन्होंने वहां पर कही। तो आज जनता, देश ये भी देख रहा है कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, एक पार्टी के स्पीकर बनके किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, ये भी देख रहा है पूरा देश। तो ऐसे में चैलेंजेस बहुत है इंडिया गठबंधन के सामने, मैं कहूंगी एक अंबार है, और उस दुश्वारियों, उस मुश्किलों से उसको पार पाना है। तमाम पॉजिटिव मैसेजिंग उसे करनी है ताकि कोई नेगेटिव मैसेजिंग उसे ना हो। अगर वाकई में वो जनता के बीच एक उम्मीद जगाना चाहता है कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीद है, तो उसको तमाम पॉजिटिव मैसेजिंग करनी होगी और कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करना होगा इस मीटिंग के बाद। और जैसे ही कुछ और खबरें निकल कर आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि अभी गहन चिंतन मंथन जो है वो अंदर चल रहा है। जाहिर सी बात है 28 दल अगर एक साथ एक मेज पर बैठ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हमें ये समझना चाहिए, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो एक साथ बैठ रहे हैं, अपने तमाम मनभेद भुलाकर, वैचारिक मतभेद भुलाकर वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कुछ सामने निकल कर आए, मैसेजिंग हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही कुछ खबर सामने आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन आज का दिन इंडिया गठबंधन के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र को जो बचाने की लड़ाई है उसके लिए भी राजीव जी बेहद महत्वपूर्ण है। तंत्र को बचाने की लड़ाई और ये बैठक उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बैठक से पहले सदन के अंदर जो कुछ हुआ, 141 सांसद बाहर निकाल दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। और आप तमाम विजुअल्स भी देख रहे हैं अंदर खाने जो बैठक चल रही है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, हेमंत अत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, बुशरा खानम जी सीधे उसी जगह से जुड़ी हुई हैं जहां ये बैठक चल रही है, यानी दिल्ली का अशोका होटल। दिल्ली का ये अशोका होटल क्या आने वाले समय में ऐतिहासिक जगह होने जा रही है, ये होटल होने जा रहा है इसलिए क्योंकि यहां से अगर सीट शेयरिंग से लेकर आने वाले समय में क्या कुछ करना है इंडिया गठबंधन को और कैसे मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है, यह फॉर्मूला यहां तय हो जाता है, तो फिर 2024 इंडिया गठबंधन के नाम होगा, ये तय मानिए। लेकिन आज क्या कुछ निकल के आएगा, क्या आज इंडिया गठबंधन का एक नेता, एक चेहरा, एक संयोजक सामने आएगा? उससे पहले
कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 सदस्यीय जो नेशनल जो संयोजकों की जो वो है टीम है वो तैयार कर ली है और उसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता वहां मौजूद हैं। और उसके अलावा मुकुल वासनिक को उसमें इस टीम का संयोजक बनाया गया है, कन्वेनर बनाया गया है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी कितना अहम है, और एक बात जो हेमंत अत्री साहब कह रहे थे कि 28 तारीख को नागपुर में जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक से पहले कांग्रेस की बैठक नहीं, महारैली होने जा रही है। 10 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा, समर्थकों की जो भीड़ है वहां इकट्ठा करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो नागपुर आप जानते हैं आरएसएस का मुख्यालय है, और वहां से बिगुल बजाना छोटी मोटी बात नहीं होगी। लेकिन उसमें अगर इंडिया गठबंधन भी आ जाता है तो ये कितना इंपॉर्टेंट माना जाएगा, और इसका पैगाम क्या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक जाते हुए आप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे साथी हेमंत अत्री जी कह रहे थे, और उनके बाद बुशरा खानम जी वहां से जो रिपोर्ट दे रही हैं, इन सबको देखकर यही लगता है कि ये तमाम दल आज अगर एकजुट हो गए, जो अगर एकजुट हैं तभी तो, अगर हटा दें एकजुट हैं और उसके बाद ये एक फॉर्मूले पर आ जाते हैं तो 2024 बहुत मुश्किल नहीं है। और जब लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है तो उसके लिए तो ये काम और भी ज़रूरी है। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का चाहे मसला हो और चाहे कोई संयोजक बनाने का मसला हो, ये बातें शायद गठबंधन के अंदर पहले तय हो चुकी हैं, उससे सिर्फ घोषित नहीं किया गया है, और शायद समय आने पर इसकी घोषणा कुछ हो, ऐसा मुझको लगता है। चूँकि सीट शेयरिंग का मसला, जैसे कि हेमंत जी ने भी कहा, बिल्कुल वो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया के सामने एकदम से नहीं आ जाएगा, नहीं बता दिया जाएगा कि कौन कहाँ कितनी सीट पे लड़ने जा रहा है। मुझे लगता है कि आखिरी वक्त तक, जब तक लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे और नॉमिनेशन होने लग जाएगा, तब तक भी ये घोषणा नहीं की जाएगी कि कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ रहा है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कुछ गुप्त बनाकर रखी जाएंगी। लेकिन अंदर खाने जो है, जिन जिन के बीच समझौते होने, किस किस सीट पर किसको लड़ना है, वो सारी सीट शेयरिंग का समझौता निश्चित तौर पर तैयार हो चुका होगा और उस पर कोई एक सहमति बन चुकी है। तभी आज चौथी बैठक में लोग आ रहे हैं, और तीसरी और चौथी बैठक के बीच में लगभग 3 महीने का अंतर जो है आप समझ सकते हैं कि है। तो इसके बाद भी अगर लोग आ रहे हैं, और इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार और 1 राज्य कांग्रेस ने बीआरएस से छीना है, यानी माइनस प्लस दोनों चीज़ें जोड़ करके भी अगर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब इंडिया गठबंधन बिल्कुल पूरी तरीके से एक है। और उसमें कहीं कोई दरार की बातें जो मीडिया की तरफ से फैलाई जा रही थी, या भारतीय जनता पार्टी के लोग खाम ख्याली अपनी पाल रहे थे, उस तरीके की कोई भी चीज़ें मुझे लगता है कि है नहीं। और आज की इस बैठक से ये और स्पष्ट हो जा रहा है। और शाम को जब 5 बजे, 5:15 बजे इनकी पीसी होगी सब नेताओं की, इंडिया गठबंधन की, उससे बातें सीधे सामने आएंगी। जहाँ तक सवाल ये है जो आपने भी उठाया और हेमंत जी ने भी कहा कि 28 दिसंबर की जो रैली है कांग्रेस के स्थापना दिवस की, वो मुझे लगता है कि राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल ये बात सही है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस रैली में शामिल होते हैं तो ये एक संदेश बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। दूसरी बात राजीव जी ये कि नागपुर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दोनों का, उनका भी गढ़ है, कांग्रेस के साथ साथ उनकी भी वो ज़मीन है। तो यानी वहाँ उनको भी अपना शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के साथ मिलकर करने की एक एकजुटता दिखाने का एक अवसर मिलेगा वहाँ। तो मुझे लगता है कि नागपुर से एक बड़ा संदेश जो है वो निश्चित तौर पे जाने वाला है, और हो सकता है कि तमाम लोग जो हैं वहाँ जाकर के उस बैठक में शामिल हों। और शायद 28 दिसंबर की रैली जो है वही इंडिया गठबंधन की भी पहली रैली के तौर पर एक तरीके से बन जाए, ऐसा हो सकता है। आज भी शायद वहाँ विचार विमर्श हो तो उस पर ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन उससे संदेश एक बहुत बड़ा राजीव जी ये जाएगा, अगर इंडिया गठबंधन के लोग पहुँचते हैं उस रैली में, कि अब जो राहुल गांधी लगातार वार कर रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी पे, और राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि इसके पीछे आरएसएस है और आरएसएस से हमको लड़ना है, और जो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है तो कठपुतली हैं, या जो भी बातें वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उस आइडियोलॉजी पे प्रहार करना जो है, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के उस तरफ आगे बढ़ता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मुझे लगता है ये होगी, और शायद इंडिया गठबंधन इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। तो आज मुझे लगता है कि ये 28 दिसंबर की रैली की भी यहाँ से कुछ घोषणा हो सकती है कि उसमें कौन कौन लोग जाएंगे और कौन कौन लोग नहीं जाएंगे, या उसके लिए किस किस को निमंत्रण यहाँ से दिया जाता है। हो सकता है आज ही निमंत्रण सबको दे दिया जाए कि आप लोग आइए, और कुछ लोग घोषणा करें बाहर आकर कि हम रैली में पहुँच रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें हो सकता है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आज ये मुद्दों के हिसाब से और एक
ऑफिशियल रूप जो है इंडिया गठबंधन का वो अब सामने आए। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव का समय कम बचा है तो किन मुद्दों को लेकर के जाना है और कहाँ कहाँ किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, कहाँ कहाँ किसकी बैठकें होंगी, किस तरीके से कमेटियाँ बनेंगी, और जो कमेटियाँ पिछली बैठक में बनाने की घोषणा हुई थी वो कमेटियाँ वर्किंग हो, वो कमेटियाँ अस्तित्व में आए, वो काम करना शुरू करें। मुझे लगता है इस पर एक गंभीर चर्चा आज वहाँ निश्चित तौर पर होगी। राजीव जी जी बिल्कुल, एक गंभीर चर्चा। इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बैठक आज हो रही है और इस बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन, विपक्षी दलों का 28 दलों का गठबंधन, ये गठबंधन आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रहा है, 2024 का चुनाव ये गठबंधन कैसे लड़ेगा। इस देश में जो लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी की सरकार 2024 में भी आए, जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता पर आसीन हो 2024 में, उसकी उन सब की निगाहें इंडिया अलायंस पर टिकी हुई हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पर टिकी हुई हैं। और वो क्या कुछ निकाल कर दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद, अभी से लगभग घंटे भर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी मौजूद रहेंगी और वहां से क्या कुछ निकल के आएगा वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अंदर खाने से जो छन छन के बातें आ रही हैं वो तो हम आपको इस मीटिंग से पहुंचा ही रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत अत्री साहब। हेमंत अत्री साहब, आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर से और समझना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही है और खासकर तीनों राज्यों में जब से बीजेपी की जीत हुई है और उसमें भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर, जहां कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी वहां, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस रिपीट कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं आ पाएगी। लेकिन यहां हुआ उल्टा और यहां से चर्चा ईवीएम की हो रही है। कैसे आप देखते हैं, ईवीएम की खूब चर्चा होती रही है, जरा आपका एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता का, उस आधार पर भी समझना चाहता हूं। और यहां से इंडिया अलायंस को कैसे इस मसले को आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस प्रोसेस से वोट देते हैं और वो प्रोसेस ही अगर विवादास्पद हो, उस प्रोसेस पर ही अगर विवाद के बादल छा जाएं, उसको उसी निगाह से देखा जाए, कहीं ना कहीं भरोसा आपका टूट जाए, तो फिर आप चुनाव करवा लीजिए, ना करवाइए, फर्क क्या पड़ता है। इसलिए भी ये जरूरी है। अत्री साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि इसको कैसे देखा जाए और क्या उम्मीद की जाए इंडिया गठबंधन से। देखिए राजीव जी, अगर आपको ईवीएम का पूरा इतिहास पता हो तो शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसका विरोध करती थी और जीएल नरसिम्हा ने तो एक बड़ी भारी किताब लिख डाली थी, अडवाणी जी तक के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और सारी चीजें हैं। ईवीएम, देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि ईवीएम को जो बार बार जो वो डिफेंस की जाती है, वो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। जो मध्य प्रदेश के चुनाव में, जो इसके क्या नाम है, अपने छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जो राजस्थान के चुनाव में बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग समय के अभाव में सारी चीजों को थ्रेडबेर डिस्कस नहीं कर पाते। अगर आप 2014 से आज तक के, मैं केवल एक सवाल छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन 20-22 साल कवर किया है। आज 2014 से लेकर अब तक किसी भी स्टेट के चुनाव को या लोकसभा के चुनाव को आप निकाल के देख लीजिए राजीव जी, पोस्टल बैलेट किसको ज्यादा मिले हैं और ईवीएम ने कैसे खेल पलटा है। एक ये ओपन सवाल है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, हमेशा कहता है ना, मेरा सवाल यह है कि इस देश के अंदर अगर 20 लाख ईवीएम मशीनें हैं तो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठ करके ये कैसे पता कर सकता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि कौन सी मशीन राजीव जी के कमरे में रखी है, कौन सी बुशरा जी के कमरे में रखी है। इसका मतलब ट्रैकिंग है ना, और ट्रैकिंग है तो इसका मतलब नेटवर्क से भी जुड़ी हुई है। और जो मशीन 2002 से लेकर के अब तक आप देखिए किस तरह की चिप्स आ गई हैं, कितना टेक्नोलॉजी इमर्ज कर गई। जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और जो इनके जो गोदी मीडिया का जो अति विश्वास आपको दिख रहा है ना, वो वैसे नहीं है। उसके पीछे ठोस कारण है और उसका पीछे ठोस कारण यही है कि वी आर इनविंसिबल। जो इजराइल के साथ दोस्ती थी मोदी जी की नेतन्याहू के साथ, वो वैसे नहीं। पेगासस एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये भी तो है, ईवीएम के अंदर जो कुछ खेल हो रहे हैं, कोई माने या ना माने, पोस्टल बैलेट में अपोजिशन क्यों जीतता है और ईवीएम में बीजेपी क्यों जीतती है या उसके अलायंस क्यों जीतते हैं। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, दोनों बार का, जब जिसमें योगी जी जीत के आए, दोनों बार समाजवादी पार्टी का, पहली बार तो लहर थी बीजेपी की, उस टाइम बीजेपी को, जो समाजवादी पार्टी की जो ईवीएम पोस्टल बैलेट थी वो 51% थी, बीजेपी की 36% थी। फिर कैसे हो गया ईवीएम के अंदर? दिक्कत क्या है राजीव जी, जैसे ही इस देश में आप ईवीएम का नाम लेता है कोई, तो उसको आमतौर पे जो गोदी मीडिया के जरिए डिफिटिस्ट अप्रोच बताया जाता है, देखिए इन्होंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया, ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं, और उसी दबाव के कारण जो राजनीतिक दल हैं उसको नहीं कह पाते।
हकीकत ये है। वास्तव में अगर आप देखा जाए, जब यूरोप जैसे देश, जब अमेरिका, जब इंग्लैंड, सारे देश जब इसको यूज नहीं कर रहे हैं ईवीएम को, तो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आपकी पोलिंग तो होती है आज और काउंटिंग करते हैं आप 20 दिन बाद, तो आप भाई पोस्टल बैलेट से करवाने में आपको क्या दिक्कत है? जब 20 दिन तक की काउंटिंग करनी है वेट, तो 3 दिन और हो जाएगा या 2 दिन और हो जाएगा। सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की इतनी बड़ी पैरोकार कब से हो गई और क्यों हो गई? दूसरा, डेटा मैनिपुलेशन का जो एक खेल करते हैं, हर एक चुनाव के अंदर इनका नया खेल सामने आता है। कहीं डेटा मैनिपुलेशन है, कहीं ईवीएम मैनिपुलेशन है, कहीं पोस्टल बैलेट मैनिपुलेशन है। एक दिन एक शो में मैंने आपको उदाहरण सहित सारी चीजें बताई भी थी, बुशरा जी की शो में। अब सवाल यह है कि एक तो जो अपोजिशन के दल हैं, जितने भी खासतौर पर क्षेत्रीय दल, उनको यह कहने में कोई हिचक नहीं, वो पहले भी आवाज उठाते रहे। और जिस तरीके से बिहार के अंदर भी खेल किया गया था, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे पिछले चुनाव में, वहां भी तमाम सीट्स के ऊपर खेल किया गया था। तो अगर सारे विपक्षी दल इस बात को अगर एक सूत्री उसमें बनाएं कि हम इलेक्शन कमीशन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम का विरोध करेंगे, तो एक माहौल बनेगा देश में और लोग भी ज्यादा सतर्क होंगे, राजनीतिक दल भी ज्यादा सतर्क होंगे, पोलिंग के दौरान उनके एजेंट्स भी ज्यादा सतर्क होंगे, काउंटिंग के दौरान भी सतर्क होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है राजीव जी, एक पोलिंग मशीन जो ईवीएम है, वो सुबह 6:30 बजे मॉक पोल शुरू होता है पोलिंग वाले दिन, और शाम को 6 बजे तक पोलिंग चलती है, 12 घंटे। और 12 घंटे के बाद जब काउंटिंग के लिए आप मशीन को खोलते हैं तो 99% चार्ज है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी कौन सी बैटरी लगी है उसमें? ये उस मशीन को जब आप वो करते हैं, बहुत सिलेक्टिव मशीन है वो, और उसमें जो सिर्फ बीजेपी की वोट मल्टीपल्स में मिलती है और जो बीजेपी का चैलेंजर है वो बिल्कुल नॉमिनल वोट्स मिलती है। ये इस बार का नया मॉडल मध्य प्रदेश में निकल के आया। तो बेसिकली विपक्षी दलों को इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि गोदी मीडिया के थ्रू मोदी क्या नैरेटिव करे। उनको कंक्रीट एविडेंस के साथ सामने आना चाहिए। उनके पास एविडेंस है। अकेले मध्य प्रदेश से हजारों शिकायतें गई है काउंटिंग को लेकर के, ईवीएम को लेकर। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से गई है, राजस्थान से गई है। तो उन सबको डेटा के साथ अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक तो इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, खुले में कहना चाहिए कि ये इस तरह की मैनिपुलेशंस हो रही। और दूसरी बात जो बुशरा जी भी कह रही थी, जो साथी वाजह साहब भी कह रहे थे, जो विपक्षी दल हैं आज जो बैठे हुए हैं, उनको एक नैरेटिव पे खेलना पड़ेगा और इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर दे आर पॉलिटिकली करेक्ट और नॉट। कल एक बात अखिलेश ने लखनऊ में कह दी कि भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अपोजिशन का जो इस तरह की बात है, एक लाइन को लेकर के पूरा जो गोदी मीडिया है, जो कीर्तन मंडली है मोदी की, आपने देखा उसको किस तरीके से खेला उन्होंने। गठबंधन में दरारें, गठबंधन समय से पहले टूट गया है। इनको अपने शब्दों पर और इनकी पूरे जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन है, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया का एक टेस्टेड फार्मूला है और वो टेस्टेड फार्मूला है सुपारी मीडिया के तौर पे कि एक लाइन वो बुलवाते हैं किसी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन के बंदे से और फिर सारे दिन उस पर कीर्तन चलते हैं। इस बात पर बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरा, लीडरशिप का सवाल अभी नहीं है। आपको अगर 2004 की भी बात याद हो, उस टाइम तो इस तरह का गठबंधन नहीं था। अकेले कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, अटल जी का जो इंडिया शाइनिंग था, और उसके बाद अलायंस बना। इस बार अच्छी बात क्या है कि अलायंस पहले सामने है क्योंकि मोदी सामने फॉर्मिडेबल है। ऐसे में जो पूरे गठबंधन के नेता हैं उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना, ऑर्गेनाइजेशनली करेक्ट होना और कोई भी ऐसा रॉन्ग मैसेज ना देना जिससे कीर्तन मंडली कीर्तन कर सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए उनको टीवी पे कोई नहीं दिखाने वाला, उनको जो मेन स्ट्रीम के जो अखबार उनको कोई दिखाने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताइए, कल जो हमारे पूर्व सेना चीफ थे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, आपको राजीव जी ऑब्जर्वेशन में आई नहीं शायद। नरवणे ने यह कहा कि जो अग्निवीर भर्ती किए गए हैं ये प्रस्ताव सीधा ऊपर से आया था और तीनों सेनाएं उसको लेकर के भौचक्का रह गई। ये है मोदी जी की डिसीजन मेकिंग। ये कितनी बड़ी खबर थी और कितने अखबारों ने दिखाई, आज कितने चैनलों पर इस पे बहस हो रही है। पूरे देश के युवाओं, देश की रक्षा प्रणाली, देश की सेनाओं से ठेके के सैनिक, आपने सुना है कभी भारत के इतिहास में या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? पुजारी तो आपको रेगुलर भर्ती के चाहिए, जिनको रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे आप, और सैनिक आपको अग्निवीर चाहिए 4 साल का। आप कल्पना कर सकते हैं। और किसी मीडिया के अंदर उसकी एक्स आर्मी चीफ कह रहे हैं, छोटी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि वी वर सरप्राइज टू सी दिस प्रपोजल, और कहीं एक लाइन नहीं। ये जो चीज है ये विपक्षी दलों को बनानी पड़ेगी। देश के युवाओं के साथ किस तरह का मोदी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ का जो आपका बात याद होगी आपको, 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, कितने दे दिए? जो एक मोदी जी 2047 का विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि मैं देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा अगले कार्यकाल में,
अगर मोदी नहीं होंगे तो नहीं बनेगी क्या? इट्स ए ऑनगोइंग नेचुरल प्रोसेस। इसमें मोदी हो आप हो या मैं हूं, सवाल यह है कि आप किस तरह के ड्राइवर हैं। आपने जो अब आज देश में 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज सारा देश सारी दुनिया मानती है, आप खड़े कहां हुए हैं? आज आप जो है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है और जो जीडीपी पर व्यक्ति है, पूरी दुनिया में 125वां नंबर है आपका, 129वां सॉरी, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें नंबर पे आप हैं। तो अगर आप तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गरीब का तो कुछ भला नहीं होने वाला। आप तो ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज फ्री दे रहे हैं, तो यह शर्म की बात है, गर्व की बात है। मोदी जी के इस फर्जी नैरेटिव को, ये सो कॉल्ड जो दूसरा इंडिया शाइनिंग है, क्या विपक्षी दल इसको एक्सपोज कर सकते हैं? काला धन की बात करते थे, कितना काला धन ले आए? अडानी को छोड़ करके किसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? जो डिस्पैरिटी है देश के अंदर वो कितनी बढ़ी है? बेरोजगारी कितनी बढ़ी है? गरीबी कितनी बढ़ी है? कितने किसानों का, मोदी जी से स्पेसिफिक सवाल पूछे। इस देश में अडानी की जो नेटवर्थ है वो तो 618 गुना बढ़ी है। देश में 5 किसानों के नाम बताएं जिनकी आय दोगुनी हो गई है। क्या विपक्ष इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर सकता है? महिलाओं की आप बात करते हैं, महिलाओं के साथ जो बदतमीजियां इस सरकार ने ऑफिशियली की हैं, या तो दरकिनार करके और या शोषकों को संरक्षण दे करके, क्या देश में भूत और भविष्य की स्थिति नहीं है? विपक्षी दलों को ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना पड़ेगा राजीव भाई, अगर ये नैरेटिव बनना है तो। और संचार का भी अल्टरनेटिव मॉडल देखना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि गोदी मीडिया दिखाएगा, भूल जाइए, दिखाइए कीर्तन मंडली आपकी बात भी करेगी। यू विल बी इन द न्यूज फॉर ऑल द नेगेटिव रीजंस। अब ये आपको देखना है कि आप उन नेगेटिव रीजंस को कितना कम कर सकते हैं और अल्टरनेट मीडिया का कितना प्रयोग बेहतर अपने लिए कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट बिल भी आ गया है, बहुत जल्दी आप जैसों का और मेरे जैसों का विलास होने वाला है यूट्यूब वालों का। तो देखना पड़ेगा कि किस इफेक्टिव तरीके से विपक्षी दल जो इंडिया अलायंस है वो अपने नैरेटिव को जनता के आखिरी आदमी तक पहुंचा पाते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि 2047 का जो ये विजन डॉक्यूमेंट है ये फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं है, हकीकत इससे कोसों दूर है। और ये जो लिफाफे बनाए जाते हैं मोदी जी के द्वारा, दे नीड टू बी एक्सपोज्ड एट द अर्लीस्ट, अदरवाइज दिस कंट्री इज गोइंग टू लूज इट्स हार्ड एंड डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस। यू मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अत्री साहब, क्योंकि 141 सांसदों को आजाद भारत के इस संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनको निलंबित कर देना ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। तो उसी दिशा में जो आप बात कह रहे हैं उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं और बहुत कुछ ऐसे हैं जो जिसके प्रमाण हम रख नहीं सकते और न ही इस मंच पे उन तमाम मसलों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन वैसे बहुत सारी बातें, वैसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या उसे कमजोर किया जा रहा है। और वैसे में अगर यहाँ इंडिया अलायंस की बात होती है, इंडिया गठबंधन की बात होती है, जिसकी मीटिंग इस वक्त हो रही है दिल्ली के अशोका होटल में, और उस होटल के ठीक बाहर जहां मीडिया गैलरी है वहां हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी वहीं मौजूद हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और उनसे हम लगातार वहां की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ हुआ, क्या बॉडी लैंग्वेज से लेकर ईवीएम से लेकर तमाम मसलों पर, किन किन मसलों पर चर्चा हो रही है, अंदर खाने तमाम बातें यहां बुशरा जी हम तक पहुंचा रही हैं। और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आपको एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं, जिसमें यहां हम बात वही कर रहे हैं कि आखिर 2024 का चुनाव किस दिशा में जाएगा। 2024 के पहले क्या विपक्ष या विपक्षी गठबंधन उतनी मजबूती के साथ मोदी और अमित शाह और बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए यहां खड़े होते हैं क्योंकि जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस में, और खासकर अभी जो 5 राज्यों के इलेक्शन, जिसमें से 3 राज्यों में बिल्कुल नहीं लगता था कि बीजेपी जीत जाएगी, और लेकिन वो जीत कर आई। हौसला बीजेपी का बहुत मजबूत है यहां पर, लेकिन टक्कर कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन देने जा रहा है वो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर बाद आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि हम लोग अंदर मीटिंग में जो बातें किए, हम लोगों ने जो तय किया है उसमें यह है कि ईवीएम से लेकर तमाम उन मसलों पर जहां जनता का भरोसा कायम हो और वो मसला आगे बढ़ कर के
गठबंधन के भरोसे तक आएगा तो वो कैसे कायम किया जाए, वो कैसे जीता जाए, यानी जनता का भरोसा कैसे जीता जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन को कैसे घेरा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या कुछ निकल के आ रहा है वहां से जरा आना चाहता हूं फिर से बुशरा जी आपके पास। ईवीएम को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो अंदर खाने से खबरें जो मुझ तक आई हैं उस लिहाज से, क्योंकि जब एजेंडा तय हो रहा था, बुशरा जी आपके पास भी वो एजेंडा है, आप जानती हैं, जो एजेंडा तय हो रहा था उसमें इस बार स्पेशली जोड़ा गया है ईवीएम को। जरा ईवीएम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोग, ये भी आपसे समझना चाहता हूं। और ये भी कि अब यहां से सड़कों की लड़ाई, जन जन तक पहुंचने की जो बात है, ये कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, इस मसले पर क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जहां मैं खड़ी हूं यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो सर्दी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस हॉल में अंदर जहां चर्चा हो रही है वहां पर सियासी गर्मी जो है वो पूरी तरीके से नज़र आ रही है। और देखिए यहाँ पर ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आपने ईवीएम की बात की, कि अगर कोई पहला नेता जिसने सबसे पहले इस बात को उठाया था वो दिग्विजय सिंह थे, और लगातार वो इस मसले को उठाते रहे हैं, और ऐसे में जो एजेंडा है उसमें ईवीएम की बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जिस तरह की चर्चाएं लगातार हैं और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, यहाँ ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि देखिए तमाम विपक्ष के जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी तरफ से ईवीएम को लेकर बात उठाई गई है। और जाहिर सी बात है अंदर भी इसको लेकर एक गहन चर्चा हो रही है कि आखिर इसको लेकर किस तरह का कदम आगे उठाया जाए ताकि जनता के बीच में इस मसले को लेकर पहुंचा जाए। देखिए ये कह देना कि इस मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके बाद इलेक्शन करवाने का तरीका बदल जाएगा, ये तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होपफुल होकर हम बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष की तरफ से जो मैसेज जनता के बीच में जाएगा कि ईवीएम को लेकर उनके अंदर किस तरह के डाउट्स हैं या ईवीएम के बलबूते बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अगर इस तरह की मैसेजिंग वो लोगों तक पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सबसे अहम बात यह है राजीव जी कि लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो ये कि जो मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है, जो आज चौथा है, और जो बंद कमरों में जो मीटिंग हो रही है और उसके बाद हमें पता चलता है कि अंदर क्या हुआ है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब लोग ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है जो कि 2024 की है, ये डू एंड डाई वाली जो लड़ाई है विपक्ष के लिए, वो अब एक तरह से ड्राइंग रूम, होटल्स और इन सब से निकलकर अब जनता के बीच जो है वो जाई जाए और जनता के बीच में जाकर जो है वो लड़ी जाए। अगर भोपाल की वो रैली जो कि होनी थी असेंबली इलेक्शन के दौरान, अगर वो हो जाती तो शायद जिस तरह के डाउट्स क्रिएट किए गए थे शायद उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता। लेकिन अब जो चला गया, जो हो गया वो हो गया, अब हमें लकीर नहीं पीटनी चाहिए। लेकिन अभी अगर सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 चीजें हैं जो सामने निकल कर आनी चाहिए वो तो ये कि क्या संयोजक का नाम डिसाइड होता है, और अगर होता है तो आखिर वो कौन होता है, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। दूसरी बात, क्या कोई प्रवक्ता बनाया जाता है। तीसरी बात, जो जिन कमेटियों की बात की जा रही है क्या वो नेशनल लेवल पर बनती है, क्योंकि चर्चा ये है कि वो राज्य लेवल पर भी बनाई जा सकती हैं ताकि जिम्मेदारियों को सही तरीके से बांटा जा सके, और जो नतीजे हैं, जिन नतीजों की उम्मीद विपक्ष कर रहा है उन नतीजों पर पहुंचा जा सके, तो ये भी सामने निकल कर आ सकता है। तो ऐसे में अब से कुछ देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर उसमें से क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये मीटिंग हो रही है। और देखिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन है जनवरी में, और आपको पता है कि उसके बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगातार मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक इसको लेकर बहस की जा रही है। उसके अलावा शाही ईदगाह की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि एएसआई को सर्वे करने की का जो परमिशन है वो कोर्ट से मिल चुकी है। तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस अपने फलसफे पर जो है, इस नारे पे बीजेपी चलती हुई जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इसकी काट क्या लेकर आता है। जब जनवरी के महीने में पूरा का पूरा मीडिया और तमाम जो पार्टी बीजेपी है उसको पूरा इवेंट में बदलेगी और जिस तरह का कवरेज होगा
उसकी काट क्या तैयार की जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। आपको पता है कि इवेंट जीवी है हमारे प्रधानमंत्री, और जिस तरह से वो तमाम चीजों को बदलने में और सिर्फ मैं अपने बारे में बात करने के लिए वो जाने जाते हैं, ऐसे में बीजेपी जिस तरह की तैयारियां कर रही है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, तो ये भी लगता है कि शायद आज जो मीटिंग हो रही है उसमें आगे इसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से इसको लेकर जवाब दिया जाए, लोगों के बीच इस मसले को लेकर किस तरह से पहुंचा जाए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी कोई ना कोई चर्चा और कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर बन रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रही हैं जिसको लेकर अंदर यानी इसी होटल में, जिस होटल के सामने मीडिया गैलरी में मौजूद हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी, और बता रही हैं कि क्या कुछ अंदर हो सकता है, क्या कुछ अंदर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईवीएम की चर्चा हो या ग्राउंड पर कैसे जाया जाए, जनता के बीच जन जन तक कैसे पहुंचा जाए। एक खबर तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अभी डोनेशन के लिए यानी कि क्राउड फंडिंग के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल ही अपने उस कैंपेन को लॉन्च किया है, कल 18 तारीख को। लेकिन कल से लेकर आज तक एक खबर और आई होगी आप लोगों के बीच कि उस वेबसाइट को बीजेपी ने हैक करवा लिया। शायद नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। उस वेबसाइट को जिस पे आप पैसे डाल रहे थे, जिसके जरिए आप कांग्रेस पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते थे, वो लिंक कहीं और जा रहा था और वो लिंक बीजेपी की तरफ जाता हुआ बताया जा रहा है। कितना सही कितना गलत वो खबरों के आधार पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जांच का विषय है। वो जाने बीजेपी और वो जाने कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा है। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो डोमेन जिसको रजिस्टर करवाना था कांग्रेस को, वो डोमेन उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया और बीजेपी ने उसको रजिस्टर करवा लिया। इसीलिए पैसे जो हैं कांग्रेस को डोनेट करने के लिए जा रहे थे, उसको एक तरह से उस वेबसाइट को ही हैक कर लिया। यानी कि जो डोमेन था उसको दरअसल उन्होंने रजिस्टर करा लिया। तो कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि ये कांग्रेस की एक तरह से आप चूक भी इसको मान सकते हैं। तो ऐसे में ये भी देखना है विपक्ष को, कांग्रेस को, कि उनका किन ताकतों से मुकाबला है और कितने वो एक्टिव हैं। वो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो हर उस बारीकी की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखिए कितनी बेचैनी बेकरारी है। एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम 400 पार करने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अब ये तो इलेक्शन डन एंड डस्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो किस तरह की उनकी बेचैनी बेकरारी है और उनको अंदर खाने पता है कि ये चुनाव 2019-2014 नहीं है बल्कि 2024 है। और 2019 और 2014 से जो फर्क है 2024 में वो ये कि 28 दलों का एक गठबंधन बना है और यही जो है वो उनकी नींदें उड़ा रहा है और माथे पर पसीना भी ला रहा है। इसीलिए आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह की खबरें प्लान की जा रही हैं, जिस तरह से घमंडिया, इंडी और ना जाने किन किन नामों से पुकारा जा रहा है, वो खास तौर पर वो साफ तौर पर ये बताता है कि चाहे दिखाया जाए कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तमाम दल एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये बखूबी ये साफ तौर पर दिख रहा है। अगर आप अंडर मैसेजिंग पढ़ें या बिल्कुल साफ तौर पर आप उनके चेहरों पर देखें कि घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आप ये देखें कि जो डोनेशन के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है उसको लेकर भी कैसे वो हैक उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो डोमेन रजिस्टर नहीं करवा पाती है कांग्रेस। तो ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से वो विपक्ष पर हमलावर है और कैसे एक एक चीज पर उसकी निगाह है। सही कह रही है कि आखिर किसी भी रूप से एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी हाल में हमको जीतना है, ये बीजेपी करती है और उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को। और इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं, ये भी तय मानिए। कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहते हैं ये तमाम दल। जब भी इन दलों से, जो इनके साथ साथ वाले दूसरे दल हैं, उनसे बात होती है तो यही कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर कुछ मजबूती के साथ करना है तो कांग्रेस को आगे आना होगा, तो कांग्रेस को हर मौके पर चौकन्ना रहना होगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अत्री साहब, बहुत मजेदार खबर है ये, लेकिन और दुखद भी है कि वेबसाइट को ही हैक कर लिया जाता है। पैसे आप दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कांग्रेस को वो पहुंच रहा है बीजेपी के पास। यानी इतनी चौकन्नी बीजेपी वहां है कि आपको किसी भी रूप में परास्त करने के लिए तैयार है, लेकिन आप किस मजबूती के साथ खड़े होते हैं वो भी देखना होगा। जरा इस पर आपका कमेंट।
नहीं राजीव जी, देखिए ये तो कांग्रेस की नालायकी थी एक्चुअली। अगर ईमानदारी की बात करें आप, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो ये लीडरशिप है जो इस तरह की चीजें प्लान करती है वो कितनी केयरलेस और केयरलेस है। और दूसरी तरफ आप उसका कार्ड बताता हूं मैं क्या है। जब डोमेन रजिस्टर कराना था आपने, पहले आप डोमेन रजिस्टर कराते, उसके बाद आप लिंक को सार्वजनिक करते। आपने जो लॉन्च किया, जो कैंपेन था ये क्राउड फंडिंग का, ये तो लॉन्च किया आपने कल, और आपने लिंक शेयर करने शुरू कर दिए फ्राइडे को। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी को आप जानते हैं कितनी बड़ी खिलाड़ी है, उनके पास तमाम साधन और सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन वो लापरवाही है कहीं ना कहीं। जिस भी व्यक्ति ने इसको प्लान किया होगा उसको क्या इतनी समझ नहीं थी सबसे पहले? लंबे समय तक पार्टी ने सरकार चलाई है, और जो इसके जो जिन्होंने ये चलाई है, जो अपने क्या नाम है इनके, जो कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी लंबा तजुर्बा, ऐसी बात नहीं। क्या उन्होंने इसको रजिस्टर क्यों नहीं कराया? क्या उनको ये नहीं था साफ कि इसमें क्या हो सकता है? और उसमें खेल क्या हुआ राजीव भाई? जैसे ही आप उस लिंक को, उन्होंने चुपके से रजिस्टर करा लिया उसको, उस पूरे डोमेन को, लिंक को। तो जैसे ही आप कांग्रेस को डोनेट करने के लिए बिफोर लॉन्चिंग भी उसको आप पंच करते थे, वो पेज खुलता था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दे गॉट द डोमेन रजिस्टर्ड। तो ये इतनी बेसिक चीज जो है, क्या कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनको नहीं समझ है? क्या ये लापरवाही नहीं है? और मैं इसमें एक दूसरी बात कहता हूं, अगर किसी ने ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किया होता तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती? तो कांग्रेस पार्टी ने ना तो वो काम किया कि रजिस्ट्रेशन पहले करानी चाहिए थी, और ना वो काम किया कि इनके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो अभी भी केयरलेस होकर चल रहे हैं, केयरलेस है वो कहीं ना कहीं। अदरवाइज उनको ये सारी कॉमन सेंस है, ये मैं और आप भी करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और हमें नहीं पता होगा तो हम किसी सॉफ्टवेयर के व्यक्ति से बात करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी इतना बड़ा फंड चला रही है, क्राउड फंडिंग कर रही है, और उनके पास एक से एक बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तमाम चीजें हैं। उसके बाद इस तरह की चीज कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हाउ प्रोफेशनल वी आर, हाउ रिसोर्सफुल वी आर, एंड हाउ पर्टिकुलर वी आर। यही तो जो चीज है जिससे कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को लड़ना है। जो मैं पहले स्लॉट में जो आपको बात कह रहा था कि कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रिक्टली नो है, जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को इंश्योर करनी पड़ेगी कि कोई भी ब्राउनी पॉइंट स्कोर ना करने दिया जाए भारतीय जनता पार्टी और उसके जगरनॉट को। क्या वो इसको इंश्योर कर सकते हैं? पहली चुनौती तो यही सबसे बड़ी है राजीव जी। उसके बाद जो बाकी मैसेजिंग है, कौन सा मुद्दा किस स्टेट में, किस भाषा में लोगों के साथ ले जाया जाए, किस प्लेटफॉर्म से ले जाया जाए, कौन नेता मुफीद रहेंगे वहां पर, किसका आकर्षण ज्यादा है, एक एक चीज बहुत पिन पॉइंट करनी पड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अति विश्वास है वो कुछ और दिखा रहा है। आप अगर ऑब्जर्व किया हो आपने एक चीज, 2019 के चुनाव से पहले केवल एक सर्वे एजेंसी ने यह कहा था कि बीजेपी की इतनी सीट आएंगी, और एग्जैक्टली वही सीटें आई। और अब अगर मध्य प्रदेश में आपने देखा हो तो एक ही ने जो बड़बोलापन जिसको हम सब मान रहे थे, इसका मतलब क्या है कि ये सारे का सारा डेटा मैनेज्ड है, डेटा मैनिपुलेटेड है। और वो एक एजेंसी को सिलेक्टिव लीकेज क्यों की जाती है? ताकि देश को ये झटका ना लगे कि ओह ये क्या हो गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने शपथ ली, वहां आपने भीड़ देखी थी, लोगों का जोश देखा था। और आज 7 दिन हो गए भाजपा शासित राज्यों के अंदर सरकार की शपथ हुई, कहीं कोई कैबिनेट नहीं बना, कहीं कोई आपको लोगों में जोश दिख रहा है, कहीं कोई भीड़ मोबिलाइज हुई क्या? ये साफ दिखाता है कि देयर इज समथिंग मच बियॉन्ड दैट मीट्स द आई। और क्या इंडिया गठबंधन के लोग इन चीजों को लोगों के बीच ले जा पाते हैं? मुझे ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव साहब, वो तो उज्जैन से ही आते हैं। उनके पहले प्रोग्राम में सारी कुर्सियां खाली क्यों पड़ी थी? जिसमें मोदी जी को बोलना था ऑनलाइन, जो ये आजकल यात्रा निकल रही है उसमें मोदी जी को बोलना था, सारी खाली पड़ी थी। हनुमान जी को क्रेन पे टांग करके मुख्यमंत्री का स्वागत करवा रहे थे, देखा आपने? हाउ पुअर ऑप्टिक्स इट वाज। किसी चैनल ने उसको उठाया? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन थी, क्या उन्होंने भी उसको उतना इफेक्टिवली उठाया? देखिए, धर्म आस्था का विषय है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत करने के लिए क्रेन से हनुमान जी को लाया जाता है? क्या बात कर रहे हैं आप? और उसमें कोई चर्चा नहीं है देश में। अगर किसी पार्टी ने यह और किया होता राजीव जी, भाजपा उसका क्या हाल बढ़ाती, आपको अंदाजा है? ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि धर्म की आस्था के नाम पर क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने आज एक चीज ऑब्जर्व की, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा जो सिस्टम है कितना निरंकुश हो सकता है। आपने एक और खबर ऑब्जर्व की होगी, जो चंपत राय है राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने फोन करके अडवाणी जी को और इसको ये कहा, मुरली मनोहर जोशी को, कि आप कृपया करके शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में मत आए।
आप कल्पना कर सकते हैं, जिन दो व्यक्तियों की पूरी आधी जिंदगी निकल गई इस पूरे आंदोलन के दौरान, उनको आपने इनवाइट करते हुए तो सुना होगा कार्यक्रम में अपने बुजुर्गों को, आपने अनइनवाइट करने या रिफ्रेन करते हुए पहली बार देखा होगा। और उसमें भी चंपत राय क्या चीज है? चंपत राय तो वहां कब्जों के लोग सारी जमीनें खरीद रहे थे जब राम मंदिर बन रहा था, ध्यान नहीं आपको? सारी की सारी रजिस्ट्री पब्लिक डोमेन में है। वहां का सिस्टम कौन देख रहा है? वहां का सिस्टम प्रधानमंत्री जी के जो प्रधान जो सचिव थे वो खुद वहां बैठ के देख रहे हैं। एक एक चीज कोरियोग्राफ्ड है। और जो पार्टी अपने वरिष्ठों को, अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शकों को इस तरीके से साइडलाइन कर सकती है क्रूरता के साथ, वो विपक्ष के साथ क्या कर सकती है, वो डेमोक्रेसी के साथ क्या कर सकती है? क्या जो इंडिया गठबंधन है, क्या उसको इस बात को इफेक्टिवली लोगों तक ले जा पाएंगे? अगर ले गए तो ही बचेंगे राजीव जी, अगर नहीं ले जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर ये इंडिया गठबंधन इफेक्टिवली काम करके और अपनी सत्ता ले आया तो ठीक, अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो इस गठबंधन में आप जितने लोगों को चेहरे देख रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, उनमें से आधे से ज्यादा जेल में होंगे और आधे से ज्यादा जमानत पर होंगे, और एक छत्र नेता मोदी होंगे। ये बात इन नेताओं को नहीं भूलनी चाहिए। देश का हित सबसे बड़ा है, व्यक्तिगत हित को चाहे तिलांजलि भी दे जाए फॉर ए वाइल, ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर डेमोक्रेसी को बचाना है। ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये राजीव जी खैरात में नहीं मिली है, इसके लिए मेहनत की, इसके लिए संघर्ष हुआ है सदियों का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था, आरएसएस का कोई रोल नहीं था। क्या सब कुछ होते हुए भी इंडिया अलायंस ये नैरेटिव लोगों तक ले जा पाएगा? ले जा पाएंगे तो ठीक है, वरना डेमोक्रेसी विल बी इन पेरिल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें रहती हैं, बहुत ऐसी खबरें रहती हैं जो आनी चाहिए, लेकिन वो खबरें नहीं आती हैं डोमेन में, पब्लिक डोमेन में। मीडिया उन खबरों को नहीं दिखाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि वन साइडेड खबरें दिखाई जा रही हैं? लगातार वो माहौल बनाने की कोशिश होती है जिस माहौल में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नजर आया, और वो चेहरा है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से आ जाते हैं तो ये 28 दलों के नेता जो एकजुट आज हैं, जैसा कह रहे हैं हेमंत अत्री साहब कि आधे जेल में होंगे और आधे जो होंगे वो जमानत पे होंगे, और इसके लिए भी जरूरी है कि ये सब मिलकर बहुत मजबूती के साथ, बड़ी तैयारी के साथ कूद पड़े आगामी चुनाव में। अगला चुनाव कब होगा ये भी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव करवाया जा सकता है, और 22 तारीख को, ठीक एक महीने बाद, अगले महीने जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके बारे में भी अत्री साहब बता भी रहे थे, चंपत राय का नाम आप सुन ही चुके हैं। तो वो जो राम मंदिर का उद्घाटन है, उस उद्घाटन के बाद परिस्थितियां देश की कैसी रहती है, और वो देख करके ही आगामी चुनाव की घोषणा जल्दी भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त 5 राज्यों में से 3 राज्य जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंदी पर हैं। लेकिन साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे थे अत्री साहब, वो ये कि क्या कारण है कि एग्जिट पोल में, कुछ एग्जिट पोल ऐसे आते हैं जिसमें जो आंकड़े बताए जाते हैं बीजेपी के लिए, उन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द उनका रिजल्ट आता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मध्य प्रदेश में 1-2 चैनल्स ने जो आंकड़े बताए, उसी के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत होती है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, और उधर गुजरात में भी ऐसे ही होता है। क्या कुछ सेटिंग वैसी है जहां आंकड़े तक पे सेट किया जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इन सब से अगर लोहा लेना है, इन सब से अगर जूझना है, इन सब को हराना है, तो ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ना होगा विपक्षी दलों को, ये तय मानिए। क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाना ही नहीं, बल्कि आपको अपनी आगे की जो जिंदगी है उसको भी संवारनी अगर है, या आने वाले भविष्य की जिंदगी संवारनी है, तो आज आपको सड़कों पे होना होगा। ये 28 दलों के नेता आज शायद जब ये बैठक कर रहे हैं, जहां हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी मौजूद हैं, वहां जो बैठक हो रही है, उस बैठक में इन्हीं बातों पर, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक। अभी तक इंडिया गठबंधन की जितनी बैठकें हुई, 3 बैठकें हुई, पहली बैठक पटना में, दूसरी बेंगलुरु में, और तीसरी बैठक मुंबई में। इन तीनों बैठकों की जो अहमियत थी, उससे कई गुना ज्यादा अहमियत आज की इस बैठक की है। और इसलिए इस चर्चा को हम यहां कर रहे हैं। हम इस चर्चा में, आप जानते हैं, हेमंत अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं, वहां सीधे उस
ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं बुशरा खानम जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक बार आपके पास आऊं, फिर बुशरा जी के पास आता हूं। बहुत देर से बुशरा जी खड़ी हैं, जरा उनको भी आराम देने की जरूरत है। उनके पास आता हूं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं अंदर खाने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। कैसे देखा जाए, ईवीएम को लेकर के चर्चा कहा जा रहा है कि बहुत तेज गति से चल रही है अंदर। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है ईवीएम पे कुछ ना कोई तो फैसला जरूर आएगा इंडिया गठबंधन का कि इसको लेकर के किस हद तक आगे जाना है। सवाल ये नहीं है कि ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, जब वीवीपैट लगे हुए हैं, वीवीपैट पर्ची निकलती है तो उनकी गिनती क्यों नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर इस पे भी बात हो जाए कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो मतदाता को दिखा करके फिर बक्से में डाली जाएगी और उनकी भी गिनती होगी। सिर्फ ये नहीं कि जो जिस पे आपत्ति हो, जो कोई आपत्ति करे तब उसकी गिनती होगी, 5% हो, ये सारी की आप गिनती कराइए। अगर इस पे भी बात बनती है और इस हद तक भी अगर जाता है गठबंधन, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इसको रोकना चाहेगी। हम लोगों के यहाँ ही एक वीडियो पड़ा हुआ है राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वो जो है किस तरीके से ईवीएम को कोस रहे हैं। ये वीडियो डीवी लाइव पे पड़ा हुआ है, हमारे जो दर्शक चाहे वो जाकर के देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उनके ईवीएम को लेकर के क्या विचार थे। मतलब सारी लोगों की बात छोड़ दी, वो जीवीएल नरसिंहा राव ने क्या किताब लिखी और अडवाणी जी ने किस तरीके से किताब की भूमिका लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, उस समय डेमोक्रेसी खतरे में बताई गई थी ईवीएम की मशीनों से, वो सारी बातें छोड़ दी। लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो सबसे बड़े उपासक जो है मशीनों के हो गए हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम की सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पवित्र जो है वो ईवीएम मशीन को मानती होगी। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम के विषय में क्या बातें कर रहे हैं, ये जाकर सुना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी, मुझे लगता है कि ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक दलों का मसला नहीं है, ये उस मतदाता का भी मसला है जो वोट दे करके आता है किसी के लिए, बिना किसी के खाते में जाता है। मतलब मतदाता वोट देकर के आया, वो मशीन को क्यों मालूम हो कि इसने किसको वोट दिया है। जी, बैलेट पेपर में तो बैलेट में हुआ बंद हो गया, जब खुलता था मालूम पड़ता था कि वोट पड़ा है कहीं नहीं पड़ा है, लेकिन वो खुलने से पहले ही उस मशीन को मालूम पड़ जाता है कि ये मतदाता जो है किसको वोट दे रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है कि ये जो मतदाता की जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करता है। तो ये सब तमाम मसले, इस पर बातचीत निश्चित तौर पे होनी चाहिए। बहरहाल अब इस पर बात होगी, निश्चित तौर पे होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि आज की इस बैठक में होगी, और शायद इसीलिए कुछ देरी हो रही होगी, जो पीसी होनी थी शायद 5 बजे, वो कुछ देर बाद होगी, ऐसी कुछ सूचनाएं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैठक बहुत अहम है उन तमाम मसलों पे, और कहा जा रहा है कि न सिर्फ ईवीएम बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर भी आज ये तमाम नेता जो हैं इस पर भी एक मत होकर उठने वाले हैं। तो ये बैठक भले लंबी चले, लेकिन जरूरी यह है कि इस बैठक से कुछ न कुछ निकल के आए। अभी तक आप नाम निकाल के ले आए, आप अभी तक एक मजबूत गठबंधन देश को दे पाए, लेकिन ये मजबूत गठबंधन मजबूती के साथ धरातल पे आएगा कैसे, ग्राउंड पे जाकर लोगों के बीच अपना प्रचार प्रसार कैसे करेगा, ये भी जरूरी है। और ऐसे में 28 तारीख को जो प्रस्तावित बैठक महारैली है कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली में क्या ये तमाम दल एकजुट होंगे, वहां नागपुर में इस पर भी चर्चा चल रही है। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा चल रही है उस बैठक में, और कुछ निकल के आ रहा है। एक बार फिर से बुशरा जी के पास आना चाहता हूं। बुशरा जी, सबसे बड़ी बात कि सीट शेयरिंग को लेकर, और आप देखिए शुरुआत से जब यहां पर पहुंचती हैं दिल्ली में ममता बनर्जी, तो वो मिलती हैं उधर केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, इन तमाम नेताओं से पहले उनकी मुलाकात होती है। एमके स्टालिन आते हैं, उनकी मुलाकात भी होती है। ये तमाम नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, इन सबसे मिलते हैं। और एक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने इस मसले को सॉल्व कर लिया गया है कि कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब में ज्यादा सीटें चाहिए, दिल्ली में ज्यादा सीटें चाहिए, अखिलेश यादव को इधर उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें चाहिए। इन मसलों पे चर्चा हो रही है, और खासकर यही 2 नेता ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं। क्या कुछ आपके पास इनपुट है, जरा ये बताइए। जी राजीव जी, सीट शेयरिंग को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो है बातचीत जो है वो चल रही है, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करूं तो चर्चा ये हो रही है कि चाहे वो आरएलडी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की, कि कहां कौन कितना मजबूत है किस एरिया में, उस हिसाब से किस तरह से सीटें जो हैं वो दी जाएं, उसको लेकर गहन चर्चा जो है वो अंदर की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव
ने कहा था कि सम्मानजनक जो है वो गठबंधन होगा और सम्मानजनक तरीके से सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा ये भी किया कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल किस तरह की है उत्तर प्रदेश में उसके हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी को नाराज जो है वो नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो सम्मानजनक सीटों का नंबर समाजवादी पार्टी के लिए है कांग्रेस के हिसाब से, क्या वो कांग्रेस को मान्य है या कांग्रेस के लिए वो सम्मानजनक है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये कहा है कि हालांकि लेफ्ट पार्टी भी इसमें शामिल है, उनका ये कहना है कि आपको जो गठबंधन करना है पश्चिम बंगाल में, या तो आपको लेफ्ट को चुनना होगा या फिर टीएमसी को चुनना होगा कांग्रेस के लिए। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से जो है वो कहा गया है। 42 वहां पर सीटें हैं और ऐसे में 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो उन्होंने ये बात पहले भी कही है, उन्होंने कहा कि वो हर तरह के एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, लेकिन साथ साथ वो ये बताना नहीं भूली कि वहां पर कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। तो ये अगर अब फिलहाल की स्थिति अगर हम देखें फिलहाल तो कांग्रेस की किस स्टेट में कितनी सीटें हैं और कितना उसके पास वोट शेयर है, उसके हिसाब से बार्गेनिंग जो है वो चल रही है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अंदर जो बातें चल रही हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर जो चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिले हो रहा है वो है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा मीडिया में भी चर्चा जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। तो ऐसे में एक मैसेज जो है वो ये जरूर देना चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसको लेकर भी बातचीत है कि जो भी बात होगी वो बंद कमरे में की जाएगी। किसी भी तरह की जो नेगेटिव मैसेजिंग है, चाहे वो आपसी सहमति ना भी हो सीटों को लेकर फिलहाल इस मीटिंग के बाद, लेकिन वो बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसको लेकर भी चर्चा जो है वो अंदर हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सीट शेयरिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरकार अगर सीट शेयरिंग सही से होगी, जो जिसको जो नंबर चाहिए, जाहिर सी बात है वो एज इट इज तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक बड़ा नंबर अपने जहन में सोचा है, एक बीच का रास्ता जो तलाशने की कोशिश है, अगर उस बीच के रास्ते पर जो है वो बात बन जाती है तो ये माना जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा रास्ते की जो अड़चन थी या मुश्किल थी उसको हल कर लिया गया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई बड़ा मसला नहीं है। 2 ही मसले हैं, एक सीट शेयरिंग है और दूसरा मुद्दों को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में जाना है। क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं कि चेहरा कौन होगा, इतने सारे दल हैं, दूल्हा नहीं है, इस तरह की चीज़ें बार बार कही जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में पहले से नाम जो है इस तरह से तय नहीं किए जाते और पहले भी हमने ऐसा देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरा होगा, इसको लेकर कोई बात हो रही है, लेकिन ये ज़रूर बात हो रही है कि कौन सा दल किस राज्य में कहां कितना मजबूत है, उसका पिछला परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसके हिसाब से उसको जो है वो सीटें दी जाएं और एक बीच का रास्ता तलाशा जाए, इस पर बात हो रही है और इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। जी बिल्कुल, बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है और उसमें भी वो उन राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, यहां बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है। क्या जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां एक कैंडिडेट पर बात बनेगी और क्या वैसे राज्यों में भी जैसे बिहार है वहां पर आरजेडी भी है, वहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है, वहां कांग्रेस पार्टी भी है, वहां वाम दल भी हैं, ये सब मिलकर क्या एक कैंडिडेट देंगे? तो एक के सामने एक कैंडिडेट की चर्चा भी चल रही है। चर्चा उधर वेस्ट बंगाल को लेकर भी चल रही है कि ममता बनर्जी को कितनी सीटें दी जाएंगी, वहां वाम दल और कांग्रेस जो है ये क्या करेंगे, क्या ममता बनर्जी मैक्सिमम सीटों पर ही राजी होंगी? और वैसी ही बात यहां उत्तर प्रदेश को लेकर भी चल रही है कि अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी और तृणमूल भी वहां पर अपनी पहुंच बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या कुछ करेगी? तो अलग अलग राज्यों में, लेकिन खासकर उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और वैसे ही इन तीनों राज्यों में जहां भी चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर उसके अलावा आप देखिए तो गुजरात, जहां बड़ी मजबूती के साथ पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा आम आदमी पार्टी को भी उसने भी वोट शेयर जो है अपने कब्जे में किया था और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, तो ये तमाम जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स का क्या होगा, और इन स्टेट्स में जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है वहां कैसे फाइट करेंगे, जहां 3-4 दल एक साथ हैं वहां कैसे होगा। दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, वहां पहले से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस पर चाहता हूं हेमंत अत्री साहब, जरा आप भी अपनी बात रखिए कि देखिए अगर अलग अलग स्टेट्स को लें, पूर्वोत्तर को थोड़ा सा किनारे रख देते हैं, 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, असम से लेकर वहां मिजोरम तक, उसको छोड़ दें, लेकिन उसके अलावा इधर जो है हिंदी पट्टी से लेकर दक्षिण भारत तक कहां पेच फंसता हुआ दिखाई देता है। अगर ये तमाम दल, और उसमें भी 3 मुख्य नेता, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों अगर एक मत हैं और तीनों मल्लिकार्जुन खड़गे के, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बात मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे और वो एक सोबर अच्छे नेता हैं, तो उनको नेता मान रहे हैं। आप देखिए उधर महाराष्ट्र की अगर चर्चा की जाए तो शिंदे गुट जो है वो अलग है, लेकिन शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसमें, और चाहे उद्धव ठाकरे हों चाहे उनके दूसरे नेता हों, ये तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले अघोषित तौर पे, लेकिन इन सब के नेता दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। मैं 2 मीटिंग्स में तो देख चुका, बेंगलुरु की मीटिंग और मुंबई की मीटिंग में, वहां जब, और आज बुशरा जी उस कार्यक्रम में रहेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो यह भी देखेंगी कि एक जो भाव मिलना चाहिए कांग्रेस को, और उसमें भी कांग्रेस के अध्यक्ष को, वो बाकी 27 दलों के लोग दे रहे हैं। आज हो सकता है उसमें से कोई एक नाम सामने आ जाए इनके संयोजक के रूप में, लेकिन यहां सवाल मेरा दूसरा है कि जब साथ साथ लड़ने और सीट शेयरिंग की बात आती है तो यहां कौन कहां किस ढंग से मजबूत दिखाई देता है आपको। और ये तीनों अगर एक मत हैं तो क्या 2024 का चुनाव आज जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इतना मुश्किल रहेगा, या थोड़ी आसानी होगी सबको एक साथ लड़ने में? देखिए राजीव जी, एक बात तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि 2024 का चुनाव अभी भी ओपन है। ये मैंने उस दिन भी आपके शो में कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी चीज को मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ऐसा बहुत बार होता है। 2003 में किसने सोचा था 2004 में कि अटल जी चुनाव हार जाएंगे? तो भाजपा जो एक ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि 2004 में हैट्रिक तो हो ही गई है 2024 में, ये सब फिजूल की बात है। दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि होगा क्या, एक बात हमको समझने की है कि 540 में से 200 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला होगा। तो वो तो कांग्रेस जाने और बीजेपी जाने। यहां जो इंडिया अलायंस की बात है, ये है बाकी 340 सीटों। इसमें भी कुछ चीजें मैं स्पष्ट करूं आपको। देखिए, बिहार के अंदर किस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा बुशरा जी ने भी कहा। उसके बाद दूसरी जो बात है, जो सबसे बड़ी स्टेट है वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं है। असली इश्यूज कहां पर आएंगे मैं बताऊं आपको। सबसे पहले आएगा ममता बनर्जी का, ममता वर्सेस लेफ्ट पर्टिकुलरली। नंबर 2 पे आएगा अरविंद केजरीवाल का, पंजाब और दिल्ली का। और तीसरा आएगा केरल का इंपॉर्टेंट इश्यू कि लेफ्ट क्या करेगा और कांग्रेस क्या करेगी। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बाकी कहीं चीज किसी में कोई बड़े लंबे छोटे इश्यूज इन्वॉल्व नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब की बात करें उदाहरण के तौर पर, 13 सीटें वहां पर पंजाब में है और कांग्रेस की ऑलरेडी 8 है। अब अगर केजरीवाल ये कहे कि नहीं, हम तो कम से कम सिटिंग गेटिंग तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी के पास है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने एक लार्जर कॉज के लिए लड़ना है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल यूपी में बड़ा इशू आएगा। मेरा मानना यह है कि यूपी के अंदर मेन चैलेंजर कोई माने या ना माने समाजवादी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 2, 4, 5 सीटों के लिए अलायंस का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा लार्जर हार्ट के साथ उनको शाबाशी देके, थपकी देके आगे चलाएं कि आरएलडी भी आगे बढ़ो, तुम भी बढ़ो और हम वी विल प्ले सेकंड फिडल, कोई दिक्कत नहीं। लार्जर पर्पस क्या है? लार्जर पर्पस इज टू डिफीट बीजेपी। और अगर ऐसी लड़ाई में कोई भी सेनापति, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो भी सेनापति है अपनी अपनी सेनाओं के, अगर वो गुड ह्यूमर में उतरते हैं और एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं, कि एक दूसरे के पूरक बन के उतरते हैं, तो वो लड़ाई ज्यादा इफेक्टिव लड़ी जाती है। और अगर आपसे मैंने लड़के 2 सीटें फालतू ले भी ली, मान लीजिए, तो कल को आप जो वहां पर खेल करेंगे वो खेल ऐसा होगा कि मेरी बाकी सीटें भी जाएंगी। ये बातें सबको समझनी पड़ेंगी। बेसिकली क्या है कि जैसे आपने कहा खड़गे साहब का बड़ा सम्मान है, खड़गे साहब का सम्मान क्यों ना हो, 50 साल की स्टैंडिंग है। उसमें से बहुत सारे अलायंस के जो नेता हैं उनकी तो उम्र भी नहीं है 50 साल। तो अब क्या है कि इसमें पद भी 2 बनाने पड़ेंगे राजीव जी।
एक होगा इंडिया गठबंधन के चेयरमैन का, जो सोनिया गांधी हो सकती है, खड़गे साहब हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है जो डे टू डे बेसिस पे इसको करे, कन्वीनर का। जैसे अगर आपको याद हो, जब एनडीए गठबंधन था तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब होते थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती थी। ऐसे ही इंडिया अलायंस का एक चेयरपर्सन हो सकता है और एक कन्वीनर हो सकता है, और कन्वीनर अलायंस का हो सकता है। इट कैन बी नीतीश कुमार, इट कैन बी ममता बनर्जी, इट कैन बी एनीबडी फॉर दैट मैटर। सवाल केवल इतना है कि जब आप लार्जर पर्पज के लिए, लड़ाई के लिए लड़ते हैं, तो क्या आप इन 2-2, 3-3 सीटों पर लड़ाई करेंगे? अगर आप इसमें जाएंगे तो परसों आप मत भूलिए कि केजरीवाल को ईडी ने बुला रखा है। ममता बनर्जी के भतीजे का कब नोटिस आ जाए आपको भी पता है, ऐसे ही अखिलेश का है, ऐसे ही तेजस्वी का है। तो एक भी मैसेज अगर हल्का गया तो भारतीय जनता पार्टी को हमला का मौका मिल जाएगा। यह बात इन सबको समझनी है। और भारतीय जनता पार्टी ना केवल इनकी लड़ाई में तेल डालेगी, घी डालेगी, बल्कि लड़ाई लगाएगी भी मीडिया के थ्रू और तमाम साधनों के थ्रू। तो इन सब चीजों से सावधान होते हुए लार्जर पर्पज के ऊपर गोलबंद होना पड़ेगा। राजीव जी, चिटपुट जो चीजें हैं, 2 सीट आपकी कम रही या मेरी ज्यादा होगी, उससे बहुत कुछ बढ़ने वाला नहीं है या कुछ नुकसान होने वाला नहीं। सवाल क्या है कि जिस फॉर्मिडेबल अपोनेंट के खिलाफ आप हैं, जो हर तरीके से धन बल के साथ, एजेंसी बल के साथ, मीडिया बल के साथ, आपको एक पार्टी से नहीं लड़ना है, आपको एक पूरे सिस्टम से लड़ना है। और उस सिस्टम के लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप अलग पार्टी होते हुए भी, सारी पार्टियां गठबंधन की, आपको एक पार्टी के तौर पे लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने शिकस्त देनी है। और ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए अहंकार को मारना पड़ेगा, मैं को मारना पड़ेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा और लार्जर कॉज को देखना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है। और लार्जर, सबसे बड़ी बात कि लार्जर कॉज को देखना होगा। और ये अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही किनारे कर देंगे, अपने अहंकार को, अपनी जो आपके अहम की जो बातें होती हैं उसको आप किनारे करके, और आप ये देखेंगे कि 2024 हमें किसी भी हाल में जीतना है। एक बातें हमारे साथी लगातार लिख रहे हैं कि इस गठबंधन में मायावती जी को भी होना चाहिए, बसपा को भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख तो रहे हैं हमारे तमाम साथी, जो दर्शक साथी हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, ज़रा एक बार फिर से हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उसमें मायावती जी का रोल? बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहती हैं? पहले बुशरा जी आपके पास आता हूं, फिर हेमंत अत्री साहब के पास। जी बुशरा जी, बस मैं आपको एक अपडेट, जी मैं एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें और थोड़ा सा डिले है, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इससे इसका आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कुछ बड़ा और कुछ अहम जो है इस मीटिंग से सामने निकल कर आने वाला है, और इसीलिए इतना वक्त जो है, इतना गहन चिंतन और मंथन जो है वो अंदर चल रहा है, क्योंकि वक्त पहले तय किया गया था कि 5 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अब आप ये देखिए कि इसका टाइम जो है तकरीबन 1.5 घंटे डिले हो गया है, और ये बताया जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार जो है वो और करना होगा दर्शकों को, और हमें भी, जिस बड़ी खबर का हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग से क्या निकल के आने वाला है, खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर, खासतौर पर संयोजक को लेकर, उन मुद्दों को लेकर कैसे सब लोग एक साथ ना सिर्फ मीटिंग में दिखेंगे बल्कि जनता के बीच में जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो जनता अब जानना चाहती है, और अभी लग रहा है कि थोड़ा इसको लेकर और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे का और इंतजार, और फिर आपके सामने वो तस्वीर साफ होगी कि लगभग इतनी देर से जो मीटिंग यहाँ पर चल रही है कई घंटे की, उसमें आखिर क्या बातचीत हुई। जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा अभी और होना बाकी है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी टाइम लग रहा है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी होगी जब चर्चा पूरी हो जाए, और चर्चा में ईवीएम भी है, चर्चा में सीट शेयरिंग भी है, चर्चा में आगे की रणनीतियां हैं, रैलियां हैं, बहुत कुछ है, उन सब पे बातें हो रही हैं। और सबको अपने अपने अहंकार को, अहम को किनारे रखकर यहाँ सब जैसे ही इस हॉल में घुसे होंगे, बॉडी लैंग्वेज को बहुत नज़दीक से देख रही थी बुशरा खानम जी, और आपने देखा होगा कि इन तमाम नेताओं ने सब चीज़ को त्याग कर वो अंदर ज़रूर गए होंगे, और वहाँ से बाहर क्या कुछ लेके आते हैं वो सब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन एक अहम सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी को इस बैठक में होना चाहिए था? क्या बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन को जोड़ना चाहिए?
एक बड़ा सवाल है हेमंत अत्री साहब, कैसे देखा जाए? उत्तर प्रदेश का अगर नाम लेते हैं तो इसमें एक दल और बहुत इंपॉर्टेंट दल ये भी है। राजीव जी, अगर इस गठबंधन की भ्रूण हत्या करानी है तो ममता को उनको अपने मायावती को ले आइए, कल ही हो जाएगी। आप पिछले 9 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आपने मायावती की एक एक गतिविधि देखी है क्या? बसपा की हालत यह है, जो इनसाइडर्स बताते हैं, बसपा का जो कैडर था वो दहाड़े मार के रोता है कि हमारी तो टिकटें भी बीजेपी बांटती है। और कैसे बांटती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस सीट के ऊपर किस पार्टी का, किस कास्ट का कौन व्यक्ति खड़ा है, किस धर्म का खड़ा है, उसके हिसाब से बीजेपी का जो नेतृत्व है और उनके जो भी सेकंड लाइनर्स हैं, वो बसपा की टिकटें बांटते हैं। और उसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ? पिछली बार तीनों पार्टियां इकट्ठी लड़ी थी यूपी के अंदर, सपा को मेन प्लेयर होते हुए भी 5 सीटें मिली, क्योंकि बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, और बसपा को 10 सीटें मिल गई लोकसभा की। और जब आप विधानसभा में आए, जो पार्टी 10 साल पहले पूर्ण बहुमत की सरकार में थी मायावती की, उसकी 0 सीट आई। राजीव जी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या मायावती ने किस तरीके से भाजपा और क्या नाम है इनका, जो ईडी और सीबीआई के जो उसके सामने, इनकम टैक्स के सामने जिस तरीके से समर्पण किया है, और पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया केवल आप बाहर रहने के लिए, कि अपने ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। और अब तो जो पिछली बार विधानसभा में जो यूपी में आपने देखा, इस बार आप लोकसभा में देखिएगा, बसपा की आज की भूमिका वोट कटवे से ऊपर कुछ नहीं बचेगी इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर। क्योंकि कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, जब वोट डालता है ना, जो कितना ही बड़ा कैडर हो, वो नेता की हरकतों को भी देखता है। जिस तरीके से मायावती ने पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उससे कोई भी पार्टी, कोई भी अलायंस क्यों करेगी और किस लिए करेगी, जब उसने अपना ही सारा बेस खो दिया है। आप हो सकता है कहीं पर 2-4%, 5% वोट ले भी आए, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि कुछ डेडिकेटेड कैडर भी रहता है, लेकिन उन्होंने, मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे को पार्टी इस तरीके से सौंप दी है जैसे कि वो उनकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म। पार्टी में और भी तमाम नेता थे, सतीश मिश्रा जैसे तमाम नेता थे, वो क्या है, वो सारी जुबान सेकंड फिडल ही रहेंगे क्या? जिन्होंने ब्राह्मण और दलित का इतना फॉर्मिडेबल, आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन दिया था यूपी के अंदर जब मायावती सत्ता में आई थी पूर्ण बहुमत के साथ। तो आज की तारीख में मायावती कंप्लीटली भाजपा के चंगुल में है। उनके साथ किसी भी तरीके का अलायंस करना मतलब इंडिया अलायंस की भ्रूण हत्या है। इसके लिए मैं किसी भी तरीके से और इसलिए उन्होंने किसी ने अप्रोच भी नहीं किया उनको, क्योंकि मायावती की पोजीशन सब जानते हैं कि वो भाजपा के किस तरीके से उनके उस पे है, और इसीलिए बसपा कहीं मेन स्ट्रीम में डिस्कशन भी नहीं देखेंगे आप। 2-4 बार जो ये कीर्तन मंडली है, जान के उनकी न्यूसेंस बनाए रखने के लिए उनका जिक्र जरूर करती है, लेकिन उनकी कोई रेलेवेंस होगी इस लोकसभा चुनाव में, आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। पिछली बार 10 सीट जो आई थी वो तीनों पार्टियों के गठबंधन के कारण आई थी। इस बार बसपा किसी भी गठबंधन में होने नहीं जा रही है फॉर श्योर। भाजपा से करना चाहे तो दैट क्वेश्चन इज ओपन, लेकिन मुझे लगता है भाजपा को उनका ज्यादा लाभ अलग लड़ने में है, ताकि वो विरोधियों की वोट काट सके, और वही यूज वो जो पहले अब तक करते आए हैं मोदी और शाह, वो इस बार भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। बसपा ने अपना जो एक विश्वास है वो खोया है, और पिछले 10 साल में, 9-10 साल में हमने देखा भी, और कैसे मायावती जी अपनी पार्टी के साथ वो सरेंडर होती हुई दिखाई दी बीजेपी के सामने। और पिछला चुनाव हमने देखा, 2019 के चुनाव की बात भी अभी बता रहे थे हेमंत साहब, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आखिर बसपा को क्या ज्वाइन करना चाहिए इस अलायंस को, या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये भी एक चर्चा का विषय है, और यहाँ हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ वहाँ अलायंस के जो 28 दल हैं, ये दल क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या यहाँ से 28 तारीख वाली जो महारैली है अमलेंदु उपाध्याय जी, उस रैली पर भी निगाहें टिकी होंगी क्या? उस पर भी निगाहें टिकी होंगी सबकी कि ईडी आगे क्या कार्रवाई करता है, इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाइयाँ क्या होती हैं, ये सब पर भी निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि देखिए हेमंत अत्री साहब बहुत सही बात बता रहे हैं कि यहाँ ये इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास एक हथियार और भी है। आप जब सब कुछ कर लेते हैं, हर तरह से आप मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कुछ और खबरें आने लगती हैं, मीडिया में कुछ और। आज खबर क्या चल रही है कि राहुल गांधी मिमिक्री की रील बना रहे थे, यही खबर चल रही है ना। अभी मैं देख रहा हूं, जब बातें हो रही थी, मैं सच बताऊं तो मैं उस खबर को नहीं देख पाया था, जब आप लोगों ने बताया तो मैं जरा खंगालने लगा, तो मैं देख रहा हूं कि हर जगह वही पहली खबर है, टॉप खबर है कि राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की रील बनाई, ये खबर है आज की।
तो हेडलाइंस मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश होती है, कैसे इंडिया अलायंस को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, ये तमाम बातें आ रही हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस मसले पे बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत भी है, और उसमें महारैली जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मायावती या दूसरे ऐसे नेता जो आज किनारे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो किधर रहेंगे? पहले चर्चा होती थी के चंद्रशेखर राव की, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये सब भी हैं। तो अलग अलग चर्चाएं होती हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा इस पर अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, के चंद्रशेखर राव या नवीन पटनायक या जगन मोहन रेड्डी या मायावती ये किधर जाएंगे, मुझे लगता है कि ये सब चर्चा का विषय नहीं है। लोग चर्चा करते हैं ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। गठबंधन जो बना है यही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि यही सब एकजुट होकर के अगर चुनाव मैदान में जाते हैं तो फतह जो है वो निश्चित तौर पे होगी। ऐसा नहीं है कि फतह नहीं होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने कही वो यही है कि भाई आप बैठक कर लेंगे, अपना नया कार्यक्रम घोषित कर देंगे, सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी, नया आपका कन्वीनर भी आप शायद घोषित कर सकते हैं। उसके बाद जो सरकार दांव चलेगी और जो सरकार कदम चलेगी, उससे इंडिया गठबंधन किस तरीके से पार पाता है या उसका लिए उसकी स्टेपनी क्या है, मतलब उसका उसने पैरेलल क्या बना के रखा हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं, मोदी जी के साथी जिनको कहा था मोदी जी ने, ईडी और सीबीआई, जिनको कहा था कि इन साथियों पे भी जो है वो सब प्रहार कर रहे हैं विपक्ष के लोग, जो कहा था, तो मोदी जी के जो साथी हैं ईडी और सीबीआई, ये ईडी और सीबीआई जब विशेष विमानों से जब जाएंगे तो ये कहाँ कहाँ जाके उतरेंगे और किस किस के यहाँ जाकर के उतरेंगे, तो उसका किस तरीके से सामना करना है, इसके क्या जो है पैरेलल व्यवस्था इस गठबंधन ने करके रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि राजीव जी इस पे शायद विचार हो गया होगा, सब यही विचार आपस में कर रहे होंगे कि अब ईडी और सीबीआई जो मोदी जी के साथी हैं उनसे सड़कों पे भी निपटा जाना चाहिए और सड़कों पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसकी भी शायद कोई तैयारी हो रही होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी है वो ये है कि गठबंधन और सीट शेयरिंग ये सब चीज़ तो है, इंडिया गठबंधन को सड़कों पे दिखाई देना चाहिए। जनता के अंदर भी जो एक आंदोलन जो है वो होना चाहिए, और सड़कों पे, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे सेमिनार्स के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, मतलब सड़क पे अब जनता के बीच जो है गठबंधन को एक मुत्तहिद तौर पे एक एकजुट होकर के गठबंधन जो है वो जनता के बीच सड़कों पे दिखाई देना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 28 दिसंबर की जो कांग्रेस की स्थापना दिवस की रैली नागपुर में होने जा रही है, वो इस एकता के रास्ते में एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकती है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो इस रैली में जाकर के पहुंचे, वहाँ से एकता का संदेश दें कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इंडिया गठबंधन जो है उसकी भी इसको पहली रैली के तौर पे देखा जाए। मुझको लगता है कि अगर इस तरीके का कोई संदेश जाता है तो ये सारे राज्यों में और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के सदस्य लोग दल हैं उनको सबको एक तरीके से बूस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये राजीव जी कि ज़मीनी स्तर पर इन दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य जो होना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला नहीं है। सवाल ये कि जो आपने सीट शेयरिंग कर ली, उस सीट शेयरिंग पे किस दल का कार्यकर्ता किस दल के कार्यकर्ता को किस तरीके से सहयोग करेगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो उस पर भी काम जो है होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस पर तैयारी निश्चित तौर पे हो रही होगी, और इसकी तरफ भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का ध्यान निश्चित तौर पे होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 28 दिसंबर का जो कांग्रेस की स्थापना दिवस की रैली है वो इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजीव जी। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा दूं कि कल सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में चर्चा उन तमाम मसलों पे होगी। देखिए, बुधवार को सुबह होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बैठक में सांसदों के निलंबन पर की जाएगी चर्चा। जो सांसद निलंबित हुए हैं, सोनिया गांधी ने बुलाई है कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, कल बुलाई है, और इस बैठक में जो कुछ होगा वो कल 9:30 बजे सुबह बैठक बुलाई गई है। बुधवार को सुबह 9:30 बजे बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में जो निलंबित सांसद हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। और एक खबर और भी बाहर से वहां से निकल के आ रही है, उसकी पुष्टि करेंगी हमारी साथी बुशरा खानम जी, कि इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई है उस बैठक में खासकर जो निलंबित हुए हैं सांसद, इंडिया अलायंस के जो सांसदों का निलंबन किया गया है संसद से, उन पर भी चर्चा हुई है और उसकी निंदा भी हुई है। क्या कुछ और अपडेट है बुशरा जी आपके पास? निलंबित सांसदों के ऊपर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में, और इतना ही नहीं, चर्चा ये भी हुई है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को बचाना है तो हम सबको मजबूती के साथ एकजुट एक मंच
पर आना होगा और जो मंच यहां तैयार है जिस पर ये तमाम 28 दलों के नेता आज मौजूद अपनी बात रख रहे हैं, चौथी बैठक, और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण अहम मसले जो है वो सामने आ चुके हैं। एक देखिए सांसदों के निलंबन का मसला आ चुका है, एक नहीं बल्कि 141 सांसद जो हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा मसला इसमें ईवीएम का आ चुका है जिसकी चर्चा पहले इतनी जोर शोर से नहीं हो रही थी, आज उसकी चर्चा हो रही है जोर शोर से। तो ये 2 अहम मसले हैं। और तीसरा मसला इसके साथ साथ ये भी है कि आखिर हम लोगों का समन्वयक कौन हो, कोऑर्डिनेटर कौन हो, यानी कि 28 दलों का कोऑर्डिनेटर एक कोई हो, इसकी चर्चा भी आज हो रही है। और पांचवी जो इंपॉर्टेंट चौथी पांचवी चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण यही है कि सीट शेयरिंग और उसके बाद जन जन तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन पहली बात जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पहलू पर मैं यहां बात रख रहा हूं, जरा उस पर आपके पास और क्या खबर है ये जानना चाहता हूं बुशरा जी, कि जो सांसद निलंबित हुए हैं इसको लेकर अंदर में जो 28 दलों के नेता हैं वो निंदा कर रहे हैं इस बात को लेकर, क्या कुछ है? और जी मैं आपको ये बताऊं राजीव जी की शुरुआत ही जो मीटिंग की हुई है वो इसी को लेकर ही हुई है, क्योंकि इस आज का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है, क्योंकि ये प्लानिंग के इंडिया गठबंधन की मीटिंग आज होगी, ये बहुत पहले तय हो गया था, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में जो घटनाक्रम पूरी तरीके से बदला है, इससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि इसने जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको और मजबूती से एक साथ एक मंच पर भी लेकर आया है। और दूसरी बात ये कि आज जब चर्चा शुरू हुई, जब मीटिंग ही शुरू हुई, तो सबसे पहले बात ही निलंबन को लेकर हुई, क्योंकि आज का अगर सबसे महत्वपूर्ण इस इंडिया अंदर गठबंधन को लेकर क्या कुछ होगा, सीटों के बंटवारे, संयोजक कौन होगा, क्या मुद्दे होंगे, ये तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिलहाल बना हुआ है कि किस तरह से तानाशाह बनी हुई है ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, और किस तरह से लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। यानी कि इतना बड़ा मसला जो कि राष्ट्र की सुरक्षा का है, वहां पर अगर ये कहा जाए कि अमित शाह बाहर जो मीडिया में चैनल्स पर जाकर, प्राइवेट चैनल्स पर जाकर बयान दे रहे हैं, वो संसद में आकर इस मसले पर बयान दें और बताएं कि आखिर ये चूक क्यों हुई है, तो उस पर बात नहीं की जा रही है। तो अब ये विपक्ष ने, खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने ये डिसाइड किया है इस मीटिंग के जरिए कि इस मसले को आगे और बहुत जोर शोर से और मजबूती से उठाया जाएगा, और इसको इसी तरह से कि निलंबन हो गया, आप बाहर बैठकर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, इस तक ना इसको लिमिट करके, बल्कि इसे आगे बढ़ाने की इस पर बात चल रही है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को चारों तरफ से घेरा जा सकता है और घेरा जा रहा है। तो अब ये तय हो रहा है अंदर, और तय हुआ है अंदर कि इस मसले को अब संसद के बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर उठाने से अब इसको आगे बढ़ाना होगा, और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से जनता के बीच जाकर इस पे सिंपैथी ली जाएगी कि देखिए आपने हमें चुनकर इस यहाँ पार्लियामेंट में भेजा था ताकि हम आपके मुद्दे उठाएं, लेकिन जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो कैसे हमारी आवाज को दबाया जाता है, ना सिर्फ दबाया जाता है बल्कि कुचला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण, और इसी से शुरुआत इस मीटिंग की गई है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और इसी से इसकी शुरुआत हुई है। और वो मुद्दा क्या है अभी जिस पर चर्चा कर रही थी बुशरा खानम जी, सीधे उसी होटल के मीडिया गैलरी से जुड़ी हुई हैं जहां बैठक हो रही है, यानी दिल्ली का अशोका होटल, और कई ऐतिहासिक मीटिंग्स के लिए ये होटल जाना जाता है, और वहीं पर आज एक ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है, ऐतिहासिक बैठक हो रही है, और वो इंडिया अलायंस की बैठक है, और यहां से 2024 की रणनीतियां तैयार हो रही हैं, और आगे कैसे पटखनी दी जाए, बीजेपी को कैसे पटखनी दी जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार को, इन सब पर तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहां उठाया जा रहा है वो है सांसदों के निलंबन का, और दूसरा मुद्दा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईवीएम पर भरोसा कैसे कायम किया जाए। ये 2 मसले आज की मीटिंग में जोड़ दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस मीटिंग की शुरुआत ही हुई है इन दोनों मसलों से, जिसमें से सबसे बड़ी बात की 141 सांसदों को सदन के बाहर, सदन से निकाल देना, बाहर कर देना, यह छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। आजाद भारत के इस संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे सांसदों को थोक के भाव, आप जानते हैं बाजार में आप जाते हैं तो थोक के भाव कुछ खरीद लेते हैं, यहां थोक के भाव बाहर निकाल दिया गया है।
अगर बाहर थोक के भाव सांसदों को आप निकाल देंगे तो फिर लोकतंत्र क्या बचा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी मसले पे, लेकिन आज जो कुछ है सामने वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस वक्त जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा है और चर्चा हम कर रहे हैं इंडिया अलायंस के बैठक की। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक 2024 के लिहाज से। जुड़ी हुई हैं बुशरा खानम जी सीधे वहीं से, और इधर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए और खासकर सांसदों के निलंबन, लेकिन उसमें अगर बाहर सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता है हमारे हिंदुस्तान में। हम लोगों ने कई स्कूल में, आप भी छात्र रहे हैं और छात्र राजनीति भी आपने की है, और उस हिसाब से भी प्रोटेस्ट आप भी करते रहे। प्रोटेस्ट में आप मिमिक्री करते हैं, गाने गाते हैं, बजाते हैं, कुछ और करते हैं। एक प्रोटेस्ट वहां जेएनयू में हुआ था जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील कर दिया गया था, और आज देखिए रील और रियल लाइफ में फर्क बताया जा रहा है। और जगदीप धनखड़ साहब बहुत नाराज हो गए। जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी, शायद टीएमसी के सांसद हैं, और वो मिमिक्री कर रहे थे, और राहुल गांधी उस पूरे प्रोटेस्ट का वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे, जो भी कह लीजिए। वीडियो तो हम लोग ऐसे भी खड़े होकर बनाने लगते हैं, राहुल गांधी बना रहे थे। बस यहां से नाराजगी ऐसी शुरू हुई कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की जो इतनी अहम बैठक है उसकी चर्चा ना करके चर्चा यही हो रही है रील और रियल लाइफ की, और जगदीप धनखड़ साहब की नाराजगी की। दोस्तों, आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो बहुत नाराज हो गए। उनकी उनका वीडियो पिछले दिनों और वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार प्रणाम करते हुए, हाथ ऐसे जोड़ते, उनका अंदाज है ऐसे ऐसे करते हुए वो नजर आ रहे थे। तो उसके बाद से जब भी आते हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो सबको घूम के पूरे सदन को ऐसे ऐसे प्रणाम करते हुए जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जगदीप धनखड़ साहब जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत सम्मान करता हूं उनका मैं, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति हैं, सेकंड पद पे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और राज्यसभा के सभापति भी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, जो नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। उस लिहाज से भी वो बहुत जल्दी नाराज होते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले, आप याद कीजिए, और जब ये खबर देख रहे थे उस समय भी, आखिर क्या कारण हो सकता है, और क्या ये भी मीडिया मैनेजमेंट है, क्या भी ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है, या कुछ और हिसाब से देखा जाए इसको? देखिए जी, ये मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइंस मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की असल में डेमोक्रेसी में कोई आस्था है नहीं। चूँकि ये नारे लगाना, मिमिक्री करना, पुतले जलाना, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में एक विरोध का हथियार हैं, और जो हर विपक्ष में बैठा हुआ आदमी इसको अपनाता है जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समय आने पर तमाम इस तरीके की हरकतें की हैं, और इससे ज़्यादा की हैं। बेल में आकर के कूदना भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते हैं। मैंने जैसे कल भी अपने न्यूज़ पॉइंट में कहा था कि जो जेपी नड्डा साहब है, उनका जो है सदन के अंदर हो करता हुआ जो एक 7 सेकंड का वीडियो जो है वो काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, अगर उनको इतनी ही ज़्यादा सम्मान की चिंता है, डेकोरम की चिंता है राज्यसभा की, तो तुरंत सबसे पहले निष्कासित कर देना चाहिए पूरे सत्र के लिए जो है जेपी नड्डा साहब को। तो करें फिर उपराष्ट्रपति साहब, तो वो नहीं कर सकते। दरअसल राजीव जी, बात यही है कि अगर संसद के अंदर भी नारे अगर नहीं लगेंगे और सरकार अगर नहीं सुनेगी, संसद है आखिर किस लिए? संसद इसीलिए है ना कि आप यहाँ बैठ कर के विपक्ष की बात भी सुने। विपक्ष कोई आसमान से नहीं टपका है, उसे भी जनता ने चुन करके भेजा है। भाई, जो वहाँ प्रतिनिधि हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। वहाँ उनको जनता ने चुन करके भेजा है, तो वो अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए वहाँ आए हैं, देश की जनता की बात वहाँ कहने के लिए आए हैं। वो देश की संसद है, देश की पंचायत है। तो आप जो है, अगर आप सभापति बन गए तो आप जो है वो, आपको ये अधिकार नहीं हो जाता है कि आप पूरे विपक्ष को उठा करके संसद से बाहर कर दें। यानी कि आप जो है जितने सांसदों को आपने बाहर किया है, आपने उतने लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान किया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझे। लोग बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। वो जो भारी मन से और बड़े दुखी मन से जो बातें कर रहे थे कि साहब उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, वो किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ हल्ला मचा रहे हैं, तो उस हल्ले से ज़्यादा ये हल्ला है
कि आपने जो है जो लोग चुनकर के आए हैं लोग, आपने उस क्षेत्र की जनता का अपमान किया एक तरीके से, आपने उस जनता की आवाज़ संसद के अंदर उठने से रोक दी है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है, और मैं तो यही समझता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण जो आ रहे हैं अभी बिल, तो मेरे ख्याल से बुशरा जी के साथ कोई मेहमान है। बुशरा जी के पास सीधे आना चाहता हूँ। बुशरा जी, आपके साथ कोई मेहमान है और ज़रा समझना चाहता हूँ क्या कुछ बातें हो रही हैं, ज़रा प्लीज़ ओवर टू यू। जी, तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब हैं और वो लगातार अंदर भी अभी मौजूद थे, और इस पूरे इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग चल रही है उसको जैसे हम कवर कर रहे हैं वैसे वो कवर कर रहे हैं। मैंने सोचा उनसे ज़रूर बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस को लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। यूसुफ साहब, अब तक जो मीटिंग है उस मीटिंग में क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ अंदर बातें जो हैं वो चल रही हैं, क्या कुछ आज अहम सामने निकल कर आ सकता है? देखिए बुशरा, ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस बैठक से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से एक में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने लंबे समय के बाद वहाँ सत्ता हासिल की, और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, यानी 2 में कांग्रेस ने अपनी सरकार खोई है, और एक राज्य में उसे वापसी की उम्मीद थी, वो वहाँ वापस नहीं आ पाई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पूरे अपोजिशन के लिए ये सेटबैक का माहौल है, और यहाँ पर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर थोड़ा कम हुई है, क्योंकि एक ये परसेप्शन बना है विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि कांग्रेस जहाँ बीजेपी के साथ अकेले मुकाबले में है वहाँ वो बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। ये अलग बात है कि 2018 के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, बाद में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी। इस हार से कांग्रेस के बारे में ये एक निगेटिव धारणा बनी है कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती, तो इस दबाव में कांग्रेस है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी डिमांड अब हाई हो जाएगी। इस बैठक का जो मेन मकसद है वो सीट शेयरिंग पर बात करना है। तो सीट शेयरिंग तब हो सकती है कि जब दोनों तरफ से लोग कन्विंस हो कि भाई हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। जैसा कि गठबंधन में शामिल सभी दल ये संकल्प जाहिर कर चुके हैं बार बार कि हमें ये चुनाव आपस में मिलकर लड़ना है। अब बात यह रह जाती है कि सीट शेयरिंग को लेकर कितनी खींचतान होगी। तो जितनी वो खींचतान कम होगी, जितना स्मूथली सीट शेयरिंग होगा, उतना ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसकी जीत की संभावनाएं होंगी। जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये अलग बात है, लेकिन ये सीट शेयरिंग की स्मूथनेस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। क्या आपको लग रहा है कि तो 141 जिस तरह से जो निलंबन हुआ है सांसदों का, उसके बाद आपको लग रहा है कि उस जो इंडिया गठबंधन है उसमें और ज्यादा मजबूती और एकजुटता आई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इट्स डू एंड डाई फॉर देम। आपको लग रहा है कि आज जो मैसेजिंग होगी, अब से कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लगभग 6:30 बजे, उसमें एक तरह से हम एक साथ हैं, मजबूत हैं, एकजुट हैं, और एक बड़ा मैसेज जिससे परसेप्शन बदले, खासतौर पे मीडिया में, क्योंकि अभी ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे अब तो ये चुनाव तो बस मोदी के पाले में चला गया है। तो आपको लगता है उस परसेप्शन को बदलने को लेकर भी जो एक तरह की मैसेजिंग है वो की जाएगी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, गठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो एक नैरेटिव सेट हो चुका है उस नैरेटिव को कैसे बदलें। बीजेपी की अपनी एक रणनीति है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक कोर आइडियोलॉजी है। वो उस आइडियोलॉजी पर और उस आइडियोलॉजी के पास बीजेपी के पास जो जिताऊ उसके मंत्र हैं, जीत का जो मंत्र है, उस पर वो काम कर रही है। उसकी काट इंडिया गठबंधन को ढूंढनी है। तो उसके लिए ये जो आपने बात कही कि पार्लियामेंट के अंदर जिन 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, ये एक बड़ा मुद्दा है, और इससे ये जाहिर हो गया है कि बीजेपी डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती है। और ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि साहब, इस देश में जो लोकतंत्र है उस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए तमाम दल ये संकल्प पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हमें मिलकर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। इन घटनाओं के बाद ये संकल्प और मजबूत होगा। एक बात और चर्चा में है, आज सुबह से मैं सुन रहा हूँ कई जगह हुई, कि जिस तरह से इतने सारे सांसदों को निलंबित किया गया है, तो एक ये हो सकता है कि सभी सांसद, लोकसभा के सांसद कम से कम हो सकता है सामूहिक इस्तीफा दे दें। एक ये रणनीति हो सकती है दबाव बनाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि भाई अगर हमारी ज़रूरत है हम इस्तीफा दे देंगे। उसको लेकर भी अलग अलग राय है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बहरहाल रणनीति पर विचार हो रहा है,
हो सकता है कि ये मुद्दा आज जो बैठक अंदर चल रही है उस बैठक में भी उठे। हालांकि लिखित एजेंडे में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि घटनाएं हो रही हैं लगातार और जब बैठक हो रही है, चल रही है, तो इस बैठक से पहले जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो सामने आएगा देश का, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये मुद्दा भी इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में जैसे कांग्रेस की 2 राज्यों में ज़बरदस्त हार हुई है, उसके बाद वो दबाव में है और लोग सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, इससे पहले नई संसद के उद्घाटन के बाद से जो तमाम घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिजिनल कॉपी के नाम पर वो प्रस्तावना दी गई जिसके अंदर सेकुलर और डेमोक्रेटिक शब्द नहीं शामिल थे, तो उसे तमाम दलों को लगता है कि देश के लोकतंत्र पर खतरा है, बड़ा खतरा है और संविधान पर खतरा है। और संविधान बदलने की बात कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बार बार होती रही है। तो ये एक ऐसे पॉइंट हैं जिनसे विपक्षी एकता को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होकर सामने आ सकते हैं और उसके लिए वो तभी होगा कि जब वो आपसी मतभेद को मिनिमम करें और जो उनके व्यक्तिगत या दलों के जो क्षेत्रीय हित हैं, छोटे हितों को किनारे रखें और एक बड़े हित के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखेंगे अगर, तो तब ये हो पाएगा। मुझे लगता है कि बड़े नेताओं की समझ में ये बात आ चुकी है कि हमें अगर एडजस्टमेंट करना है तो हमें अपने कुछ हितों की कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी सिर्फ कांग्रेस को नहीं देनी है, कुर्बानी बाकी दलों को भी देनी है। ये बात तमाम नेता समझ रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है और जाहिर सी बात है 138 साल पुरानी पार्टी है और अभी भी हम ये देखें 3 राज्यों में भले ही वो हारी हो, लेकिन उसका वोट परसेंटेज जो है वो इंटैक्ट है और जितने उसे वोट मिले हैं वो बीजेपी से ज्यादा है, क्योंकि तेलंगाना में जो उसे जीत मिली है। और ये बार बार कहना कि रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ये भी मुझे लगता है कि एक तरह का मिथक है और ये पहले भी टूटा है कि साउथ से भी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो सीटें आई हैं जिससे सरकार बनी है पहले। तो आपको ये लगता है कि इन चीजों पर भी जो अभी तमाम जो गठबंधन के दल हैं इन पर भी बात करेंगे कि जहां हम मजबूत हैं, जहां पर बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे पाले में जाएं और जहां सीधे तौर पर फाइट है कांग्रेस की और बीजेपी की, वहां पर किस तरह के मुद्दे उठाए जाएं और किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये भी आपको लगता है कि अंदर इन सब पे चर्चा होगी? क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो फाइट में है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। कुछ मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, कुछ में पहले हो चुकी है और कुछ पर बाद में चर्चा होगी। ये बात कि 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, पिछले चुनाव में भी, 2014 में भी और 2009 में भी हुआ था। तो 2009 में उनमें से ज़्यादातर सीटें, 100 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीती थी, वो सत्ता में आई थी। 14 में उनमें से 164 के आसपास बीजेपी जीती थी और 19 में ये संख्या बढ़कर शायद 175 के आसपास हो गई है। तो ये बात तो आंकड़े बता रहे हैं कि जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस सीधी टक्कर में है, उनमें से ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है, बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। इसीलिए गठबंधन की बात हो रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि साहब जो पार्टी जहां बीजेपी को टक्कर दे रही है उसको मजबूत किया जाए। इसलिए बात हो रही है कि कम से कम 400 सीटों पर 1-on-1 मुकाबला हो, नहीं एक उम्मीदवार बीजेपी का हो तो एक उम्मीदवार साझा विपक्ष का हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में इन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन धराशायी हो गया बीजेपी के सामने। और जिस तरह से बीजेपी अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ, बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उसके बाद उसने राष्ट्रवाद का उसके अंदर तड़का लगाया है, उसके बाद उसकी जन कल्याणकारी नीति। तो ये 3 तो बड़ी चीज़ें बीजेपी के पास है, इसकी कोई काट एनडीए या इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। प्लस बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा उनका यूएसपी है वो है मोदी। नहीं, मोदी इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन अलायंस। तो उस ब्रांड के सामने एनडीए के पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि साहब उसके मुकाबले किसी नेता को उतारा जा सके। ये ज़रूरी भी नहीं है और संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है। तो इसलिए एनडीए इस बात से परहेज कर रहा है कि मोदी के खिलाफ किसी को एक चेहरा बनाकर हम उतारें। और बार बार एनडीए की तरफ से बात कही जाती रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब लोग घोड़ा लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन उस घोड़ों को दौड़ाने के लिए सारथी कौन है। उनका कहना ये था, साफ साफ कहना था कि भाई एक चेहरा होना चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए जिसके पीछे सब लोग खड़े हो सकें। तो मुझे ये लगता है कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में राहुल गांधी
विपक्ष के नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। वो अकेले नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंख में आंख डाल के बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर वो खुलकर बोलते हैं, वो खुलकर लड़ रहे हैं। उनके अलावा कोई दूसरा नेता मोदी के साथ ने इतने मजबूती के साथ डट के नहीं खड़ा है लड़ाई के लिए। वो जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में वो लड़ रहे हैं। इस गठबंधन में राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन एक अपोजिशन की लड़ाई में, मोदी के साथ लड़ाई में वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। असल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो होंगे कि नहीं होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 2018 से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसी तरह हर पार्टी की तरफ से उनके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। जब शरद पवार जी ने 99 में अपनी अलग पार्टी बनाई थी तो उस वक्त वो भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उनके पोस्टर लगे हुए थे दिल्ली में, राज करेगा हिंदुस्तानी। और उनकी पार्टी एक बात कहा करती थी कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनने योग्य नेता हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने लायक सारी काबिलियत है। और लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री बनाने लायक 272 सीटें जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है। वही बात आज ममता बनर्जी पर लागू होती है, वही बात आज नीतीश कुमार पर लागू होती है, वही बात उन तमाम नेताओं पर लागू होती है जो अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए हुए हैं, या वो खुद सपना नहीं सजोए हुए हैं तो उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि साहब हमारा पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें 272 सांसदों का समर्थन लोकसभा में चाहिए होगा। उसके बिना प्रधानमंत्री कोई बन नहीं पाएगा। तो ऐसी पोजीशन में मुझे लगता है कि गठबंधन की मोटी मोटी राय तो अभी तक ये है कि हम बगैर किसी को अपने प्रधानमंत्री पद अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किए बिना सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन इस बात पे मुझे लगता है कायम रहेगा। एक और बात है, नेता गठबंधन का संयोजक कौन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यूपीए में संयोजक की कोई जगह नहीं है। 2004 से लेकर 2004 तक यूपीए के गठबंधन की सरकार चली, लेकिन उसमें कोई संयोजक नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए बना था 1998 में, तब जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक हुआ करते थे। और जॉर्ज फर्नांडिस जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे तब तक वो एनडीए के संयोजक रहे। आज की तारीख में एनडीए के पास भी कोई संयोजक नहीं है। तो यूपीए का पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि संयोजक वो नहीं बनाते हैं, और अगर संयोजक बनाना होता तो अब तक किसी को संयोजक बना चुके होते। इस बैठक में संयोजक कोई बनेगा मुझे डाउट है जी। और मेरा सवाल ये कि जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रखी हैं, लेकिन एक जो चर्चा जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है, खासतौर पे इन 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद, वो है ईवीएम को लेकर बात हो रही है। और ये भी है कि अंदर जो चर्चा है वो ईवीएम को लेकर भी हो रही है कि इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा दिग्विजय लगातार इसको उठा रहे हैं, और इसके अलावा विपक्ष के जो और दूसरे दल के नेता हैं वो भी इसको उठा रहे हैं कि, और ये बाकायदा तौर पर सबूत के साथ ये बताया गया कि कैसे 99% तक बैटरी जो है वो ईवीएम की देखने को मिली सारा दिन वोटिंग होने के बाद, और उसके बाद किस तरह से अलग अलग जगहों पर, जैसे हमें ज्यादातर चुनाव में देखने के लिए मिलता है कि ईवीएम मशीनें जो हैं वो गाड़ियों में मिलती हैं, पकड़ी जाती हैं, सब कुछ। तो आपको लगता है इसको लेकर भी किसी तरह का कोई आंदोलन या किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है आज अंदर? देखिए, निजी तौर पे मुझे नहीं लगता है कि साहब ईवीएम को इतने बड़े पैमाने पर हैक किया जा सकता है कि उससे पूरे नतीजे प्रभावित हो जाएं। लेकिन 3 से 4% में पूरी बाजी पलट जाती है, तो इतना तो किया जा सकता है। बाजी तो 1% में बदल जाती है, लेकिन उसमें क्या है बुशरा, हो सकता है कि इस ईवीएम में कोई बड़ा स्कैम हो, और जो नतीजे आए हैं, चूंकि ये नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन से एकदम अलग आए हैं। एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा सबका मानना था। जो पत्रकार वहाँ गए थे न्यूज़ कवरेज के लिए, उनका भी मानना था, स्थानीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, खुद बीजेपी के अंदर से भी इस तरह की बातें थी कि भाई यहाँ कांग्रेस आएगी। राजस्थान को लेकर एक डामाडोल था कि भाई वहाँ रिवाज कायम रह सकता है कि एक बार, क्योंकि 90 के दशक से लेकर वहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती रही है। तो चूंकि नतीजे एकदम खिलाफ आए हैं, 1-2 दिन पहले बीजेपी की तरफ से दावा जरूर किया गया था कि भाई तीनों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, तो उसे देखते हुए ये जरूर डाउट होता है कि ईवीएम में कोई बड़ा स्कैम हो सकता है, और बड़ा स्कैम हो भी सकता है, लेकिन वो स्कैम क्या है इसको जब तक प्रूफ नहीं किया जाता, उसके सामने नहीं लाया जाता, तब तक कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईवीएम में इसलिए मुझे डाउट लगता है स्कैम होने का, मतलब ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का, क्योंकि हर सीट पर उम्मीदवारों का क्रम अलग होता है। क्योंकि उम्मीदवारों के ईवीएम में जो बैलेट पेपर बना होता है, उम्मीदवारों के नाम होते हैं, वो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ना कि पार्टियों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो किसी एक पर्टिकुलर सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार पहले नंबर पे हो सकता है, किसी दूसरी सीट पर
उसी राज्य की दूसरी सीट पर वो तीसरे नंबर पे हो सकता है, और किसी में उसका नाम, अगर मान लीजिए उसका नाम वाई से आता है तो बिल्कुल लास्ट में आ सकता है, वाई से जेड से आता है, ए से आएगा तो सबसे ऊपर आ सकता है, एम से होगा तो बीच में हो सकता है। तो हर सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस तरह से मैनेज करना कि भाई कोई वोट जाए तो बीजेपी को ही जाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लेकिन लगता बहुत है। बार लोगों ने शिकायत की है कि उन्होंने बटन दबाया किसी और का और पर्ची निकली इससे बीजेपी की। वो मैंने देखा है, कई बार वीडियो वायरल होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो दावे के साथ नहीं कह रहा, लेकिन अगर कुछ है तो उन्हें सामने लाना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है काउंटिंग में, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोट निकलते हैं हर राउंड में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं वो मैनुअली कैलकुलेट किए जाते हैं, वहाँ गड़बड़ हो सकती है।